हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में देखेंगे हम जो मशीनिस्ट ट्रेड का पेपर हुआ था आपका। थोड़ा मोटा कर देता हूँ, है ना। ओके। सो मशीनिस्ट ट्रेड का जो बेल आर्टिशियन का पेपर हुआ था उसको देखेंगे, जिसका आंसर की जो है उसको डिटेल देखेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो हुआ था 12 जनवरी 2026 को हुआ था। बाकी जैसे है आपका फिटर का अपलोड हो गया है ना, इलेक्ट्रिशियन का अपलोड हो गया है, और हीटर का, इलेक्ट्रिशियन का, वेल्डर का भी अपलोड हो गया है, वेल्डर का, और भी दूसरे जो हैं वो भी धीरे धीरे करके सारे अपलोड कर देंगे। तो इसमें जैसे देखते हैं, सो ये आपका आर्टिशियन का जो आपका मशीनिस्ट ट्रेड का पेपर हुआ तो सारा देखेंगे। इसमें क्वेश्चन जो है आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है, बाकी सारे मैक्सिमम जो है हिंदी में है। इसमें आपका जो पार्ट है अलग अलग पार्ट है। जैसे आपका ट्रेड थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो आपका 70 क्वेश्चन है, और ईडी एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन जो है WCS के उसके 30 क्वेश्चन है, और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो आपके 20 क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन जो है टोटल 120 क्वेश्चन है। और इसके सारे जो है वेल के द्वारा जो आंसर की दिया गया है उसको देखेंगे, और जो इन्होंने कर रखा है या आपने कर रखा होगा वो देखेंगे। तो ग्रीन में जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपके द्वारा जो वेल के द्वारा दिया गया है वो आंसर किया है। और यहाँ पे जो इधर आपका दिख रहा है, यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम दे रखा है, जैसे दीपक चौरसिया ने एग्ज़ाम दिया था इन्होंने, तो इनका आंसर दिया हुआ ये है ना। सो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट लगता है तो डाउट आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये गलत है सही है, उसके बारे में भी कर सकते हैं ना, वो चीज़ें बाकी आपको मिल जाएगी। बाकी इसमें हम देखेंगे जो आपका वेल के द्वारा आंसर दिया गया है, और इसमें जिसमें आपको बाकायदा सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, है ना। जिनमें जो सॉल्यूशन ज़रूरत नहीं है उसमें ज़रूरी नहीं है सॉल्यूशन करना, है ना। बाकी यहाँ पे सारा पार्टिसिपेट आईडी, नेम, टेस्ट सेंटर हो गया, टेस्ट डेट, टाइम और सब्जेक्ट, ये सारा कुछ जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये मशीनिस्ट का है ना। तो सारे क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं सारा कुछ। सो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले ये आपका एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर जो है ये आपका वेल का लोगो है। देन आपका वेल का जो फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और जो आर्टिशियन रिक्रूटमेंट है वो 2025। ये जैसे मशीनिस्ट ट्रेड का है ना। तो इसके बाद आपका फिटर का जो है, फिटर का एक अपलोड होगा, जिसमें आपका फिटर में जैसे हमने जो किया हुआ है अपलोड, वो आपका पूरे के पूरे इंग्लिश में है ना। जो हिंदी वर्जन है जिसमें आपका पूरे सारे लगभग क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे, वो क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। बाकी अभी देखते हैं हम जो मशीनिस्ट ट्रेड का है, मशीनिस्ट ट्रेड को देखेंगे, है ना। सो इसमें आपका पार्टिसिपेट आईडी लिखा हुआ है। देन आपका पार्टिसिपेट नेम है दीपक चौरसिया। टेस्ट सेंटर, इनका सेंटर जो था आपका आसनसोल के अंदर था, एवं डिजिटल जोन जो कि आपका TCS एग्जाम कराई थी, है ना। पिछली बार दूसरा था, उसमें आपका धांधली का चक्कर था, 15 मिनट एक्स्ट्रा था उसमें। चेक टेस्ट डेट का है 12/1/2026 का पेपर है ना। टेस्ट डेट टाइम है 9 से 10:30 बजे के बीच में पेपर हुआ था, और सब्जेक्ट जो है आपका मशीनिस्ट ट्रेड है ना। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन जो है ट्रेड थ्योरी का सेक्शन है। सो इसमें जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, यदि कोई इंजीनियर जो है एक सॉरी यदि कोई इंजीनियर ये सुनिश्चित करता है कि वॉशर और बेल्ट हेड दोनों ही मशीन पृष्ठ पर समान रूप से फिट हो, मतलब वॉशर और बेल्ट हेड दोनों ही मशीन के जो पृष्ठ होता है उसमें समान रूप से फिट हो, तो उसे किस प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पूछा है। स्पोर्ट फेसिंग जो होता है उसमें वहाँ से आपका वॉशर और बोल्ट हेड के लिए सतह जो बनाया जाता है वो आपका फ्लैट करके बनाया जाता है, स्पोर्ट फेसिंग में किया जाता है ना। सबका दूसरा जो है सही उत्तर है। थ्रेडिंग में आपका इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेड काटा जाता है। ड्रिलिंग में आपका होल बनाया जाता है। और टैपिंग में जो होता है, ये टैपिंग में आपका इंटरनल थ्रेड काटने के लिए उपयोग किया जाता है ना। इन्होंने आंसर भी दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है ना। बाकी ये क्वेश्चन आईडी है, ये ऑप्शन के आईडी है ना। ये स्टेटस जो है ये आंसर का है, ये क्लोज ऑप्शन में है, चूजन ऑप्शन में, तो इन्होंने सेकंड को दे रखा है, और सेकंड जो है इनका सही है, तो ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके। सो सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ की, पिलर प्रकार के जो ड्रिलिंग मशीनों में गोल परिच्छेद वाले ऊर्ध्वाधर कॉलम से क्या लाभ मिलता है। तो जो आपका पिलर टाइप का ड्रिल मशीन होता है उसमें जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है वो आपका गोल छेद का होता है, उसका मेन लाभ पूछ रखा है। ऊर्ध्वाधर मतलब ये वर्टिकल वर्टिकल होता है ना, ऐसे खड़ा होता है ना। ये आपका जो पिलर टाइप का ड्रिल मशीन होता है, इसमें आपका मशीन माउंट होता है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे स्पिंडल लगा होता है, और यहाँ पे आपका ये आर्बर के साथ यहाँ पे आपका ड्रिल बीट होता है, चक होता है, ड्रिल बीट लगा होता है। तो यहाँ पे गोल परिच्छेद वाला कह रहा है, जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है ये वाला, ये आपका गोल परिच्छेद का होता है, मतलब सिलिंड्रिकल होता है। तो इसका मेन लाभ क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या होता है ना, इससे टेबल को बाहर की ओर घुमाना जो होता है ना संभव हो जाता है। उसके कारण ये जो होता है पिलर, ये आपका वर्टिकल पोजीशन में होता है, ऊर्ध्वाधर कॉलम के ऊर्ध्वाधर होता है ना। तो मेन वही लाभ होता है, इस टेबल को जो होता है बाहर की ओर घुमाना जो होता है, इसको जैसे घुमाना चाहते हो तो बाहर की ओर आसानी से घुमा सकते हो, है ना। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 6 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ओके। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका, इंडेक्सिंग के लिए यूनिवर्सल हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन
में जोड़ा गया मुख्य फीचर कौन सा है? तो आपका जो है यूनिवर्सल हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन जो होता है उसमें इंडेक्सिंग के लिए जो होता है, अच्छा, इंडेक्सिंग के लिए जो होता है यूनिवर्सल हॉरिजॉन्टल मशीनिंग में मिलिंग मशीन में जो जोड़ा गया मुख्य फीचर है वो कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके डिवाइडिंग हेड जो होता है वो आपका वो जोड़ा गया है ना। ये वो फीचर है जो कि आपका इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग के लिए जो होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल यूनिवर्सल हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन जो है उसमें आपका इंडेक्सिंग के लिए मतलब जोड़ा गया जो पार्ट है वो आपका डिवाइडिंग हेड है ना। सो आपका फोर जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि पार्श्व अग्र और शीर्ष दृश्य दिए गए हों तो किसी वस्तु का त्रिसमलम लंबाच दृश्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाएगा? ये त्रिसम लंबाच का कह रहा है ना। तो इसमें पार्श्व हो गया, अग्र हो गया, शीर्ष हो गया है ना। इन ये दृश्य दिए गए हैं, मतलब आपका 3 डायमेंशनल में दिया गया है। तो उस केस में आपका ये त्रिस यही है आपका 3 डायमेंशनल का ये दृश्य बनाने के लिए कौन सा यूज किया जाएगा, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका कॉन्सेंट्रिक, नॉन कॉन्सेंट्रिक, ये सर्कल मेथड में जैसे इस तरह का बनता है ना उसमें आपका होता है। संकेंद्रित का बिल्कुल ये सेंटर तक लिया जाता है और यहाँ से इसको निकाल के वो आता है। तो ये आपका फ्री हैंड वाला जो मेथड है ना, इससे आपका जो 3 डायमेंशनल दृश्य है, मतलब फोटो आपका जिसमें आपका पास होगा, अगर होगा, शीर्ष होगा, मतलब आपका जैसे एक साइड होता है, फ्रंट होता है, टॉप होता है ना, तो ये आपका लिखा हुआ है। और उसमें 3 डायमेंशनल बनाने के लिए आपका फ्री हैंड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जनरली बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं तो उसके हिसाब से आप फ्री हैंड मेथड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं ना। सो आपका थर्ड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, सो 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट मशीनिंग बेनिफिट इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ कूलेंट इन टर्म ऑफ सरफेस क्वालिटी? तो जो सरफेस क्वालिटी होता है ना उसके टर्म में कह रहा है जो हम कूलेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो किस चीज़ का बेनिफिट को एसोसिएट कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कूलेंट बेसिकली क्या करता है, देखो पहले तो ऐसे जनरल में आते हैं तो, लेकिन यहाँ सरफेस की कंडीशन में कह रहा है। तो कूलेंट जनरली देखते हैं ना तो वो ठंडा करने का काम करता है। चिप्स जो होता है उसको बाहर निकालने का भी काम करता है, मतलब धोते धोते है ना। ऐसे चिप्स निकालने का आएगा तो उसमें तो आपका स्लॉट्स कटे होते हैं या फिर ग्रुप्स कटे होते हैं, उससे निकलते हैं ना। लेकिन यहाँ सरफेस के केस में कर रहा है तो ये सरफेस का जो है अच्छा फिनिश देगा है ना। और कूलेंट रहता है तो उसमें जैसे किसी टूल के लाइफ में आता है तो उसको टूल लाइफ को भी बढ़ाता है। या सरफेस के टेस्ट में कहा है तो सरफेस के टेस्ट में आपका जो फिनिश है वो अच्छा फिनिश आएगा है ना, गुड सरफेस फिनिश। तो सेकंड जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है कि आपका 50 ग्राम जल का तापमान जो है 20 डिग्री से बढ़कर 70 डिग्री हो जाने पर जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए, जो कि आपका सी दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम पर सेंटीमीटर है ना। सो इसमें देखते हैं तो आपका जल का जो ये 50 ग्राम दिया हुआ है ये आपका द्रव्यमान है, ये आपका तापमान है कि जो कि 20 डिग्री से बढ़कर 70 डिग्री हो गया है ना। तो इसको इनिशियल टेम्परेचर रख लेते हैं है ना, और इसको आपका फाइनल टेम्परेचर रख लेते हैं ना, और ये आपका मास हो गया। अब ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और ये सी दिया हुआ है आपका 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है आपका ऊष्मा की मात्रा निकालने के लिए, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल और टी होता है। सो मास हो गया, सी जो है आपका ये सी दिया हुआ है कांस्टेंट, देन आपका टी जो है ये टेम्परेचर है ना। तो इसमें हम सिंपल करते हैं तो आपका मास दिया हुआ कितना 50 ग्राम है ना, 50 और सी जो है हमारा 4.2 है, 4.2 है, 4.2 है ना। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इनिशियल और यहाँ से बढ़ा कितना है 50 बढ़ा है, तो ये आपका 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे आप आएगा 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100 है ना, 105, 1 2, 10,500 जूल आ जाएगा है ना। 10,500 जूल है। सो पहला पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल टी होता है ना। डेल्टा इसको बोलते हैं, ये तो त्रिभुज का दिख रहा है आपको, इसको डेल्टा बोलते हैं ना। जो तापमान में परिवर्तन बेसिकली होता है, जैसे ये आपका 20 डिग्री से 70 डिग्री हो गया तो यही आपका डेल टी हो गया, तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है। तो ये सिंपल फार्मूला पुट किया दिया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10,500 जूल आ जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर एक डाइन बल कार्य करता है ना, उसे 1 सेंटीमीटर विस्थापित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू निकालना है, वर्क निकालना है। वर्क इक्वल टू हो जाए, ये डाइन जो दिया हुआ है देखो किसी पिंड पर वगैरह है, किसी पिंड है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में एक डाइन का बल लगता है, उसमें फोर्स लगाया एक डाइन का, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है मतलब ये कोई पिंड है, इसको क्या करा, एक फोर्स लगाया इस पर, तो यहाँ पे विस्थापित हुआ, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है ये यहाँ से चल के यहाँ पे आया। तो अब यहाँ पे कह रहा है वर्क जो है, वर्क कितना होगा है ना। ये आपका एफ हो गया, ये आपका
लेंथ हो गया, है ना, या लेंथ कह रहा हूँ, विस्थापित है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। और वर्क निकालना है, कितना वर्क लगेगा, तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी हो जाएगा। एफ हमारा दिया हुआ है कितना, एक डाइन दिया हुआ है ना, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, एक है, तो ये हमारा एक ही हो जाएगा, एक अर्ग हो जाएगा ना। सो सेकंड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है, 8 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है। जिसके 8 भुजा होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको आपका अष्टभुज कहा जाता है, ऑक्टागन कहा जाता है ना। 9 भुज वाले को नेनागन बोला जाता है, सप्तभुज 7 भुज वाले को हेप्टा बोला जाता है, और 10 भुज वाले को डेकागन बोला जाता है ना। सो इसमें 8 पूछ रखा था, तो 8 का आपका ऑक्टागन बोला जाता है या अष्टभुज बोला जाता है, तो चौथा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है, डाउन मिलिंग में कटर का घूर्णन और वर्क टेबल फीड की दिशा किस प्रकार संबंधित होती है। तो जो डाउन मिलिंग होता है, मिलिंग में आपका डाउन मिलिंग जो होता है उसमें आपका कटर का घूर्णन और वर्क टेबल का जो फीड की दिशा होती है उसका किस प्रकार से संबंधित होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वर्क टेबल और घूर्णन, कटर का जो घूर्णन होता है और वर्क टेबल का जो फीड होता है वो आपको एक ही मतलब समान दिशा में गति करते हैं ना, एक ही दिशा में गति करते हैं। सो आपका चौथा जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अधिक कोण त्रिभुज को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो अधिक कोण में क्या होता है ना, ये आपका 90 डिग्री से अधिक होता है ना, जो 90 डिग्री से अधिक और लेस देन 180 डिग्री होता है, ये आपका अधिक कोण होता है ना। सो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें आपका दूसरे नंबर में दिया हुआ है कि इसमें से एक कोण जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है, और बाकी दोनों जो होते हैं, जैसे आप कोई एक कोण बनाते हैं तो जैसे ये इस तरह से बन जाएगा, सपोज करो ये आपका ये अधिक कोण हो जाएगा, है ना। सो सेकंड जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक मशीन में 100 न्यूटन भार को 5 सेकंड में 2 मीटर तक उठाती है, तो विकसित शक्ति का ज्ञात करें। इसमें भी आपको फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना है। तो लास्ट में हमने देखा था एफ इंटू डी कर दिया था, तो सॉरी क्या है, शक्ति निकालना है ना, तो पावर निकालना है, एफ नहीं निकालना है, पावर निकालना है। ये एफ हमारा दिया हुआ है, ये हमारा टाइम दिया हुआ है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर निकाल, सॉरी, इसमें सबसे पहले हम वर्क निकालते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले हम वर्क निकालते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है ना। सो 100 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 मीटर, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 200 जूल हो जाएगा, है ना, 200 जूल हो गया। देन आपका अगला जो निकलेगा वो आपका पावर निकलेगा, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम होता है ना। सो वर्क हमारा कितना हो गया, 200 जूल हो गया, है ना, 200 जूल हो गया, और टाइम जो दिया हुआ है वो 5 सेकंड का है, तो 500 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 40 आ जाएगा, 40 वाट हो जाएगा। तो आपको पहला जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, सो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता जिग को फिक्सचर से अलग करती है। तो जिग को जो होता है, जिग और फिक्सचर में बेसिकली अलग करने का पूछ रहा है। तो जिग क्या करता है ना, ये आपका होल्ड करने के साथ साथ होल्ड एंड ये गाइड भी करता है ना, ये आपका जिग का फीचर होता है। जबकि आपका फिक्सचर में क्या होता है ना, फिक्सचर में आपका खाली होल्डिंग का होता है ना, सिर्फ होल्डिंग का होता है फिक्सचर में, है ना। और जिग में आपका होल्ड के साथ ये गाइड भी करता है। तो आपका जिग को कैसे फिक्सचर अलग करता है, तो आपका जिग जो होता है ना, जिग कटिंग टूल को निर्देशित करता है, मतलब ये आपका गाइड करता है, और साथ ही आपका फिक्सचर ऐसा नहीं करता है। तो ये गाइड वाला जो होता है ये आपका डिफरेंस कर जाता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, सो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन असेंबली ड्राइंग एंड द डिटेल ड्राइंग। देखो, असेंबली ड्राइंग और डिटेल ड्राइंग जो होता है उसको सबसे बढ़िया कौन सा आपका दिखा रहा है, रिलेशन जो है इनके बीच का, असेंबली ड्राइंग और डिटेल ड्राइंग का रिलेशन जो दिखाने का काम कर रहा है सबसे बढ़िया तरीके से, कौन सा सबसे बढ़िया उसको डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब बता रहा है। तो ये जो है सेकंड वाला पार्ट, इसमें आपका सबसे बढ़िया तरीके से बता रहा है, क्योंकि इसमें देखोगे जो असेंबली ड्राइंग है वो आपका पार्ट्स के बारे में देख रहा है कि कैसे उसको अरेंज करना है ना, जबकि आपका जो डिटेल ड्राइंग होता है उसमें आपका इंडिविजुअल जो कंपोनेंट होते हैं और डायमेंशन होता है उसको उसमें सारा कुछ व्याख्या किया हुआ रहता है ना, डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। बाकी सब में देखते हैं तो असेंबली ड्राइंग सो डायमेंशन ईच कंपोनेंट ओनली, ये नहीं है, एक्सटर्नल शेप वाला भी नहीं है ना। इसमें आपका डिटेल ड्राइंग सो कंपोनेंट फिट टुगेदर, ये फिट टुगेदर का नहीं है, क्योंकि फिट कर दिए तो आपने उसमें अलग अलग कैसे दिखाया है, जबकि यहाँ पे असेंबली का अलग से पूछ रहा है, अलग से, और डिटेल ड्राइंग का अलग से, मतलब एक एक पहले तो असेंबली का दिखा दिया, कोई पार्ट आपका लग गया, ठीक है, अब उसको उस पार्ट को अलग अलग करके भी दिखाएगा, उसमें डिटेल ड्राइंग में दिखाएगा, है ना। सो आपका सेकंड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, संरचनात्मक डिजाइन में मुख्यतः विमांकन की
किस विधि का उपयोग किया जाता है। जो आपका कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन होता है उसमें पूछ रहा है कि डायमेंशन जो होता है वो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन होता है उसमें आपका यूनिडायरेक्शनल जो एक दिशा होता है उसमें आपका डायमेंशन जो होता है, विमांकन जो होता है यूनिडायरेक्शनल इस्तेमाल किया जाता है ना। सो आपका थर्ड जो है आपका राइट आंसर है एक दिशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है टेलीस्कोपिक गेज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सो टेलीस्कोपिक गेज जो होता है ना, इससे हम जो इंटरनल स्लॉट्स होते हैं या फिर जो व्यास होता है उसको मेजरमेंट करने का काम करते हैं ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेलीस्कोपिक गेज से जो होता है आंतरिक व्यास को मापना। बाकी जैसे होता है ताप मापना, इसके लिए पायरोमीटर थर्मामीटर होता है। बाह्य व्यास को मापने के लिए आपका वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया जाता है। लंबाई के लिए भी आपका स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है ना। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, है ना। तो जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस जैसे इसका 0 से 100 तक होता है ना, मतलब ये जो होता है ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और ये जो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। तो ये फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट में जो होता है ये आपको 32 डिग्री जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 212 डिग्री जो सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। तो यही पूछ रखा है 0 डिग्री का, 0 डिग्री का, तो आपका शून्य से इसका तो फ़ारेनहाइट में जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। सो आपका पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि अपघर्षण मशीन के किस घटक से अपघर्षण पहिए का घूर्णन होता है ना। तो अपघर्षण मशीन जो होता है बेसिकली आपका अपघर्षण ये इससे कह रहा है कि जो आपका ग्राइंडर होता है, ग्राइंडिंग मशीन होती है, उसमें पूछ रहा है तो अपघर्षक पहिए का घूर्णन किससे होता है। तो वो आपका स्पिंडल से होता है ना, उसमें मोटर लगी होती है, मोटर से स्पिंडल कनेक्ट होता है। स्पिंडल में आपका जो होता है ये आपका जो व्हील होता है वो लगा हुआ होता है ना। सो आपका 4 जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई मस्ट द सर्फेस एट द बॉटम ऑफ काउंटर बोर्ड होल बी मेड लेवल एंड स्क्वायर, है ना। तो जो इसमें आपका काउंटर बोरिंग होल होता है, काउंटर बोर होल होता है, तो उसमें पूछ रहा है कि सरफेस एट द बॉटम, मतलब जो सर बॉटम पार्ट होता है, जैसे ऐसे काउंटर बोर का हो गया है ना इस तरह का, जो पहले से होल कुआ रहता है ना उसको होल को बड़ा करने का। तो यहाँ नीचे वाला पार्ट कह रहा है ना, जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका मेड लेवल एंड स्क्वायर, तो इस पार्ट का बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों बना जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना, तो काउंटर बोर होल में, है ना। सो काउंटर बोर होल जो होता है उसका आपका उसका जो बॉटम जो होता है, मतलब सबसे निचला वाला सरफेस होता है, इसको स्क्वायर में बनाया जाता है। लेवल और स्क्वायर मतलब उसका मेन जो कारण होता है कि आपका जो स्क्रू का हेड होता है उसको सपोर्ट दे सके, है ना, तो सपोर्ट स्क्रू हेड। सेकंड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है किसी शंकु का एक परिच्छेद कब एक दीर्घवृत्त बनता है। तो देखो शंकु जो होता है इस तरह का होता है ना, ये आपका शंकु होता है। तो ये दीर्घवृत्त कब बनता है, तो यहाँ जब हम बीच में काटेंगे ना तब ये आपका इलिप्स बनता है। दीर्घवृत्त बेसिकली इलिप्स होता है। तो यही आपका है जब कर्तन तल अनाथ हो और सभी जनरेटरों को काटता हो, तो ये जैसे मैंने बताया ना यही आपको बनता है इलिप्स, है ना। सो आपको 4 नंबर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सो 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है किसी अपघर्षक पहिए ग्राइंडिंग व्हील का कर्ण माप निम्नलिखित में से किससे दर्शाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसके आपके जो ग्रेन्स होते हैं उसको किस चीज़ से दिखाया जाता है, उसको माप जो लिया जाता है वो किससे लिया जाता है, उसको नंबर से लिया जाता है ना। सो आपको पहला जो है राइट आंसर है। कलर कोड नहीं होता है उसमें, डायमीटर होता है, जो आपका व्हील का डायमीटर होता है उससे लिया जाए। अल्फ़ाबेट जो होता है ये अल्फ़ाबेट में आपके अलग अलग स्ट्रक्चर के आते हैं, बॉन्ड के भी आते हैं ना। अल्फ़ाबेट अलग अलग ग्रेड में भी आपके अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है किसी पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो किसी हम यदि पदार्थ में तापमान बढ़ाते हैं तो उसके घनत्व में क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो किसी चीज़ की आप जैसे तापमान बढ़ाते हो ना तो क्या होता है उसका जो डेंसिटी होता है ना वो कम हो जाता है। थर्ड नंबर जो है ये घटता है ना, राइट आंसर है थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सो 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है कोण द्विभाजक कोण को किस चीज़ में विभाजित करता है उसके बारे में पूछ रहा है। जैसे हम एक सपोज त्रिभुज बना दिया है ना, ऐसे इस तरह का तो नहीं बनाना चाहिए। एक जो होता है ये जैसे एक में चाप खींच देता है ना, ऐसे ये चाप बना दिया है ना, ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका 120 डिग्री हो गया, और ये जो है टोटल 180 डिग्री हो गया। अब इसको बराबर भागों में बांटना है। ये 60 डिग्री जो है यहाँ पे बना हुआ है इसको सम द्विभाग वही है ना, कौन द्विभाजक है। तो यहाँ से जैसे एक इधर से काट दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 30 डिग्री का बन जाएगा, है ना, ये 30 डिग्री का बन जाएगा, और 30 ये भी हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है ना। कौन द्विभाजक ये जो 60 डिग्री था इसको दो भागों में बांट दिया, तो अब कौन को क्या कर रहा है, बराबर भागों में विभाजित कर रहा है ना।
सो थर्ड जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 हो रहा है, तो 60 डिग्री को हमने 30 30 करके बांट दिया, तो ये आपका बराबर भागों में विभाजित करता है। सो थर्ड जो है आपका राइट आंसर है। इससे भी मैं कह सकता था जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसमें दो कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ से उसका बन रहा है ना, यहाँ से इधर एक इधर एक इधर, तो ये ऐसे करके बना सकते हैं ना, बाकी कोण का मैंने वो लिया, तो ये आज ये जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर ग्राइंडिंग लॉन्ग सिलेंड्रिकल वर्क पीस। तो लंबे जो आपका सिलेंड्रिकल पीस होता है ना, उसको ग्राइंडिंग करने का जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको उसके लिए जो होता है ट्रैवर्स मेथड जो है, ट्रैवर्स ग्राइंडिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है जो लंबे सिलेंड्रिकल वर्क पीस होते हैं उनको ग्राइंडिंग करने के लिए, है ना। सो 4 नंबर जो आपका राइट आंसर है, ट्रैवर्स ग्राइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लैब कटर इन मिलिंग, है ना। तो मिलिंग में जो होता है स्लैब कटर क्या है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो स्लैब कटर जो होता है मिलिंग में, ये आपका वर्क पीस जो होता है उससे वाइडर होता है ना, कटर वाइडर देन वर्क पीस। जो कटर जो होता है स्लैब कटर में, कटर जो होता है आपका वर्क पीस से चौड़ा होता है ना। सो आपको पहला जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच लाइन शो द लोकेशन ऑफ इमेजिनरी कट फॉर अ सेक्शनल व्यू। देखो आपका कोई भी एक जॉब भी रखते हो, जैसे इस तरह का एक जॉब है ना, तो इसमें आप जैसे सेक्शनल व्यू देखना है ना, तो इमेजिनरी लाइन हो गया, तो बहुत ये डैश 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 वाले होते हैं ना, वो इमेजिनरी लाइन होते हैं ना। तो इसमें आपका सेक्शनल व्यू में कह रहा है, तो कट ऑफ फॉर अ सेक्शनल व्यू किस चीज़ को दिखाता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका कटिंग प्लेन जो होता है उस चीज़ को दिखाता है ना, आपको कटिंग प्लेन लाइन। थर्ड जो है आपका राइट आंसर है। इसमें जो डॉट 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 मैंने दिखा रखा है वही आपको थर्ड जो है राइट आंसर है। हिडन लाइन में भी आपको होता है लेकिन बहुत पतली होती है। विजिबल लाइन जो होता है, ये विजिबल लाइन मान लो, ये आपका डायमेंशनल विजिबल। सेंटर लाइन जो होता है, सेंटर लाइन इस तरह का होता है, ये आपके सेंटर लाइन होते हैं। बीच में एक डॉट जैसे होता है, छोटा एक पहले बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है ना, ये आपके सेंटर लाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो इसमें आपका क्वेश्चन है कि 150 ग्राम वाटर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस मिक्स विथ 300 ग्राम वाटर वाटर 80 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर एज्यूमिंग नो हीट स्केप्स। इसमें पूछा है कि 150 ग्राम वाटर में जो है 20 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मिक्स करता है विद 300 ग्राम ऑफ वाटर 80 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर पूछा है जब आपको सबको मिक्स कर देते हो उसके बाद, तो नो हीट स्केप मतलब बाहर जो है कोई भी हीट नहीं निकालना है उस केस में। तो इसमें आपका जो होता है एक कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, है ना। तो इसमें जो लगता है जैसे आपका, जैसे ये जैसे हो गया 300 ग्राम है ना, और ये 80 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उसके हिसाब से निकालते हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर जैसे है, तो इनिशियल टेम्परेचर जो है, एक मिनट, एक है कोल्ड वाटर, एक है आपका हॉट वाटर थोड़ा सा, है ना। ये जैसे 20 डिग्री है तो ये थोड़ा कोल्ड है, ये आपका हॉट है ना। सो ये जो हॉट वाटर है, ये जैसे इसको हॉट वाटर मान लेते हैं ना, ये कोल्ड वाटर, तो आपका मास जो हो जाएगा ये कोल्ड वाले का, ये आपका 150 ग्राम हो जाएगा, और मास जो है हॉट वाले का ये आपका हो जाएगा 300 ग्राम, है ना। टेम्परेचर जो है इनिशियल आपका है 20 डिग्री, और फाइनल जो है वो आपका 80 डिग्री, है ना। तो इसमें फार्मूला लगता है कि Q जो होता है MC del T, जो कि हमने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था। तो इसमें मास हमारा दिया हुआ है दोनों का, है ना। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। अब इसको क्या करते हैं ना, हम दोनों को अलग अलग वैल्यू हो जाए, एक आपका कोल्ड का है एक हॉट का है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं इसी में, है ना। तो एक मास में हम इसको बैठाएंगे और टेम्परेचर में एक में आपको इसको बैठाएंगे, है ना। ऐसे करके आपका दोनों में बैठाएंगे। ओके, मैं दोबारा लिख देता हूँ आपका, Q = MC del T, है ना। हमारा जो है MC हो जाएगा 150, MH जो हो जाएगा वो आपका 300 हो जाएगा। ये कोल्ड में है, ये हॉट में है ना। टेम्परेचर जो है इनिशियल जो है वो आपका 20 डिग्री है, और टेम्परेचर जो है फाइनल वो आपका 80 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे हम बैठाते हैं, सो MC del T = इसमें कर देते हैं एम कोल्ड वाले को, है ना, और इधर हॉट वाले को कर देते हैं, एम हॉट हो जाएगा C del T, है ना। अब यहाँ पे मास जो है हमारा 150 हो जाएगा, एक साइड का 150 इंटू
फाइनल टेम्परेचर में हम माइनस करेंगे। फाइनल टेम्परेचर नहीं हो, इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा ये, और ये आपका इनिशियल कोल्ड में होएगा ना, और इनिशियल ये हॉट में होएगा। यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर में, क्योंकि फाइनल निकालना है ना, मिक्सचर हीट स्केप नॉइस हीट स्केप, फाइनल टेम्परेचर डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर ही निकालना है। सो फाइनल टेम्परेचर में इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। सी दोनों साइड कांस्टेंट है तो दोनों साइड काट देते हैं और इसी से बटा देते हैं, इज इक्वल टू इधर आपका 300 हो जाएगा इंटू टी एफ माइनस, सॉरी ये जो है ये आपका 80 माइनस टी एफ हो जाएगा, है ना, फाइनल टेम्परेचर में। अब इसको काट देते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा। सो टी एफ माइनस 20 इज इक्वल टू 80 दूनी 160 हो जाएगा, माइनस 2 टी एफ हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा टी एफ, एक टी एफ इधर प्लस 2 टी एफ इज इक्वल टू 160 प्लस ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 120, ये आपका 3 टी एफ हो जाएगा इज इक्वल टू 180, है ना। सो टी एफ जो फाइनल टेम्परेचर है इज इक्वल टू 180 बाई 3 हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री आ रहा है ना, फाइनल टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री आ रहा है। सो यही चीज़ पूछा था, तो थर्ड जो है आपका राइट आंसर है। देखो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो ये आपका मास दिया हुआ है कोल्ड का, ये आपका है, ये आपका 150 ग्राम से है ना। टेम्परेचर जो है इनिशियल कोल्ड का ये आपका 20 डिग्री है। उसके बाद जो है मास आपका हॉट का, ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन हॉट है ना, इसलिए हॉट कर दिया, इसको 300 ग्राम है, और जो इनिशियल हॉट है वो आपका 80 डिग्री हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगता है जो कि आपका कैलोरीमीटर में ये फार्मूला लगता है, क्यू इज इक्वल टू, है ना। सो क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ फाइनल टेम्परेचर पूछ रखा था ना। सो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी, है ना। सी का यहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ तो सी दोनों साइड से कांस्टेंट कर दिया, तो सी हमारा जो है फाइनली कट गया था, है ना। सो एम बचा, डेल टी बचा, क्योंकि एम कोल्ड हो गया इधर और एम एच हो गया इस साइड में, है ना। और डेल टी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दिया, एक आपका टी एफ से माइनस है क्योंकि ये कम है और ये जो है ये ज़्यादा है, इसलिए फाइनल है, तो इसको हमने माइनस कर दिया अपोजिट। अब इसका वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया तो ये हमारा फाइनली इससे जाके यहाँ पे आया, फिर ये कैलकुलेट कर दिया तो फाइनली आपका जो टेम्परेचर है फाइनल टेम्परेचर वो हमारा 180 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया तो 60 डिग्री आ गया, है ना। सो आपका थर्ड जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है धातुओं और मिश्र धातुओं के ऊष्मा उपचार का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो धातु और जो मिश्र धातु होता है उसमें जो ऊष्मा उपचार होता है उसका मेन प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका जो धातु होते हैं या धातु होते हैं उनमें जो ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट बेसिकली कह रहा है, हीट ट्रीटमेंट करने का जो मेन रीज़न होता है उसके आपका मैकेनिकल जो मतलब यांत्रिक गुण जो है गुण धर्म जो होता है मैकेनिकल, ठीक है याद नहीं आ रहा है थोड़ा। सो उसके यांत्रिक गुणधर्म में जो होता है सुधार करना होता है ना। फिजिकल जो जो मैकेनिकल जो होता है ना, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, सॉरी हाँ स्ट्रक्चर होता है ना, मैकेनिकल स्ट्रक्चर में उसको चेंज करना होता है। सो आपका डी जो है राइट आंसर है। वही चीज़ आपका यांत्रिक गुणों में सुधार करने के लिए आपका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है धातु या फिर अधातु में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ड्रिलिंग प्रक्रिया जो किया जाता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो उसका मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका किसी भी एक जगह पे ड्रिलिंग का मतलब होता है होल बनाना। तो ठोस धातु में जो होता है टुकड़े में, ठोस धातु के टुकड़े में छिद्र बनाने का, तो बेसिकली आपका होल बनाने का होता है। ड्रिल प्रक्रिया का जो प्राइमरी कारण और उद्देश्य या फिर वो कह लो उद्देश्य जो होता है वो आपका होल बनाने का होता है ना। सो दूसरा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या है। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी तापमान में जो होता है प्रति डिग्री जो वृद्धि की जाती है और इकाई लंबाई में जो प्रसार होता है की जो माप होती है वो आपका रेखीय प्रसार होता है ना। सबको पहला जो है राइट आंसर है, किसी पदार्थ में तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि पर प्रति इकाई लंबाई में कितना प्रसार हुआ है, मतलब ये कितना फैला है ना, उसका जो माप करता है वो आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता है ना। पहला जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है इन ड्रिलिंग व्हाट डज द डेप्थ ऑफ कट रेफर टू। इसमें ड्रिलिंग पूछ रहा है, ड्रिलिंग में जो होता है डेप्थ ऑफ कट जो होता है रेफर किया जाता है उसे हाँ रेफर किया जाता है। डेप्थ ऑफ कट जो होता है वो किस चीज़ को बता रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ड्रिल जो होता है ना बेसिकली वो कितना उस वर्कपीस के अंदर गया एक राउंड घूम के, वही होता है ना। तो डिस्टेंस द ड्रिल बिट पेनेट्रेट इनटू द वर्कपीस इन अ सिंगल पास, मतलब एक बार घूमा और वो कितना अंदर गया वो आपका जो होता है डेप्थ ऑफ कट होता है ना। सो पहला दूसरा जो है राइट आंसर है द डिस्टेंस द ड्रिल बिट पेनेट्रेट इनटू द वर्कपीस इन अ सिंगल पास।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है जो गतिज ऊर्जा होता है उसका SI मात्रक क्या होता है ना। गतिज को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का जो होता है वो आपका जूल होता है, फोर्स का आपका न्यूटन होता है, पावर का वाट होता है, न्यूटन पर मीटर जो होता है ये आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है ना। ऐसे ये प्रेशर का भी हो जाएगा। ये प्रेशर का होता है ना, न्यूटन पर मीटर जो होता है ये आपका प्रेशर का होता है। बाकी इसमें पूछा था गतिज ऊर्जा का तो जूल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कौन संधिवाचक विधि में मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वही आपका सिंपल है कि जो मैंने आपको चाप बना के दिखाया था ना इसमें। सो यहाँ से हमने एक बार काट दिया तो ये आपका एक बार काट दिया 60 डिग्री 57 समथिंग बनता है, तो 60 डिग्री मान लो। इधर 60, तो ये डिवाइडर और कंपास का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है जो भी आपके एंगल होते हैं उसको डिवाइड करने के लिए, है ना। फर्स्ट जो आपका राइट आंसर है। प्रोट्रैक्टर क्या होता है, वो मेजरमेंट करने के लिए होता है, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। वर्नियर कैलिपर जो होता है वो आपका डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हो, डेप्थ कर सकते हो मेजरमेंट। इंटरनल जो साइज़ है जैसे डाया हो गया या फिर स्लॉट के इंटरनल डाया हो गया या फिर इंटरनल डायमेंशन हो गया। इसमें आपका एक्सटर्नल डाया भी आप मेजरमेंट ले सकते हो, और एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो होता है डायमेंशन भी ले सकते हो। डायमेंशन दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि वो डायमीटर वाला ही हो, उसकी आप विड्थ भी ले सकते हो, है ना। और साथ ही आपका डेप्थ मेजरमेंट का स्टेप का लिख दिया है ना। टी स्क्वायर जो होता है इसमें आपका 90 डिग्री और फ्लैटनेस सर्फेस का चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है स्लॉटर में रैम के चालन के लिए सामान्यतः किस यंत्रावली का उपयोग किया जाता है। जो आपका स्लॉटर होता है, स्लॉटर मशीन, उसमें आपका रैम रैम जो लगा होता है, रैम को चलाने के लिए जो होता है किस यंत्रावली का उपयोग किया जाता है, कौन से मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें आपका स्लॉटेड डिस्क मैकेनिज्म लगा हुआ होता है जिससे आपको रैम को चलाया जाता है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर है खंडित डिस्क यंत्रावली, स्लॉटेड डिस्क मैकेनिज्म होता है, इससे आपका जो रैम होता है उसका संचालन किया जाता है स्लॉटर मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है विच प्रॉपर्टी इज इंप्रूव इन स्टील बाय एनीलिंग। एनीलिंग जो है हीट ट्रीटमेंट का मेथड है, तो एनीलिंग के द्वारा क्या इंप्रूव किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है आपका स्टील में, है ना। तो आपका मेलेबिलिटी एक्चुअली ये मेलेबिलिटी गुण प्रॉपर्टी बढ़ाया जाता है जिससे आपको मशीनेबिलिटी के लायक बनाया जा सकता है ना। आगे हार्डनेस जो होता है ये आपका हार्डनेस जो हार्डनिंग किया जाता है उससे बनता है ना। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये जनरली नहीं आता है। ब्रिटलनेस जो होता है वो कार्बन का जैसे परसेंटेज आप चेंज करोगे 2 से 4% होता है, उसमें आपका ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी ज़्यादा देखी जाती है, वो कास्ट आयरन में जनरली मिलता है ना। ब्रिटलनेस आपका कास्ट आयरन में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कटर को सामान्यतः व्यास, चौड़ाई और बोर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसमें कटर के बारे में पूछ रखा है ना। कौन सा ऐसा कटर है जिसमें आपका कि व्यास होता है, चौड़ाई होता है और बोर होता है ना। तो आपका स्लैब मिलिंग कटर जो होता है उसमें आपका ऐसा पाया जाता है व्यास को बोर बोर द्वारा, और साथ ही आपका चौड़ाई होता है ना। सो स्लैब मिलिंग कटर दूसरा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है सो इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कठोरता परीक्षण में स्टील या टंगस्टन कार्बाइड बॉल का उपयोग किया जाता है। तो एक आपका टेस्ट होता है जिसमें आपका कठोरता का टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपका स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का जो होता है बॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ब्रिलियन हार्डनेस टेस्टर होता है, उसमें आपका टंगस्टन या फिर स्टील का जो होता है बॉल इस्तेमाल किया जाता है चेक करने के लिए, कठोरता चेक करने के लिए, है ना। तो आपका ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट होता है ना। सो चौथा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है ढलवा लोहे के ड्रिलिंग के लिए कौन बिंदु धातुओं से काफ़ी भिन्न होता है, इसका मान कितना होता है। तो देखो आपका जो ढलवा लोहा होता है उसको ड्रिलिंग करने के लिए जो आपका पॉइंट एंगल होता है वो जो अधातु होते हैं उससे काफ़ी भिन्न होता है ना। तो इसका मान कितना, बेसिकली देखो आप इनको इसको छोड़ दो, है ना। ध्यान यहीं पे देना है कि ड्रिलिंग जो ढलवा लोहा होता है कास्ट आयरन बेसिकली होता है, उसको ड्रिलिंग करने के लिए जो आपका कोण होता है वो इसको भी छोड़ दो, है ना। कितना होता है उसके बारे में बस देखो, तो आपका 118 डिग्री होता है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। ये जो होता है ना एक्स्ट्रा चीज़ें जो लिखी होती है ना वो थोड़ा आपको दिमाग में धातु कौन से है ये भी सवाल क्रिएट कर देते हैं। सो आपको सिंपल देखना है कि ढलवा लेवे का पूछ रखा है पॉइंट एंगल, है ना, कितना होता है, तो आपका 118 डिग्री होता है। सो थर्ड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है किसी स्केल में हिमांक और क्वथनांक के बीच में 180 डिवीजन है, इसमें होता है। तो वही आपका फ़ारेनहाइट का जो होता है 32 और 212, इसी के बीच में आपका 180 डिग्री का डिफरेंस होता है ना। सो फ़ारेनहाइट होता है। बाकी ये आपका रैंकिंग नाम का कोई चीज़ नहीं होता। सेल्सियस में आपका 100 होता है, जीरो से लेकर 100 तक होता है ना। केल्विन में जो होता है आपका 373 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और फ़ारेनहाइट में आपको 32 से 212 होता है ना। इसी में आपका 180 डिवीजन आता है। बाकी इसमें 100, इसमें आपका 100 और इसमें भी 100 होता है ना। एक र्यूमर होता है जो कि आपका 0 से लेकर 80 होता है ना। तो इसमें 180 विभाजन आपका फ़ारेनहाइट में होता है। तो चौथा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गणना किसी घटक के लिए निम्न सीमा प्रदान करती है।
तो निम्न सीमा की बात कर रहा है तो आपका जो होता है टॉलरेंस में प्रोवाइड किया जाता है। सो आपका जो भी आपका डायमेंशन वांछित सीमा होता है माइनस करना होता है आपका सहिष्णुता से, तो यही आपका टॉलरेंस होता है ना। तो वांछित सीमा माइनस सहिष्णुता, इसी में आपका निम्न सीमा प्रदान कर जाती है किसी घटक के लिए। सो आपका सेकंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द थर्मोमीटर विच कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो थर्मोमीटर कह रहा है ना, थर्मोमीटर में विच कैन मेजर टेम्परेचर, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब एक आपने रिसेंटली देखा होगा एक लाइट लगा के ना वैसे देखते हैं, तो वो आपका इंफ्रारेड जो होता है थर्मोमीटर होता है। अभी कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखा होगा, जब आप टेम्परेचर चेक करने के लिए आप मेडिकल में भी जाओगे ना तो आपको एक गन सा मिलेगा, उसमें चेक करते हैं, तो वही आपका इंफ्रारेड यूज़ किया जाता है उससे, और उससे चेक किया जाता है कि बॉडी में आपको लगाए बिना बस उसको लाइट इस्तेमाल करके बॉडी का टेम्परेचर ले लिया जाता है। तो पहला जो है राइट आंसर होता है, यही आपका इंफ्रारेड टेम्परेचर होता है जो कि आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब स्पर्श नहीं करता है और वो आपका चेक कर दिया जाता है, तापमान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि मिलिंग मशीन में मोटर और अधिकांश चालन यंत्रावली कहाँ स्थित होती है। जो आपका मिलिंग मशीन होता है ना, मिलिंग मशीन में जो मोटर होता है या फिर जो भी आपका चालन यंत्रावली होती है, अधिकांश जो चालन, वो कहाँ पे अवस्थित होती है या फिर कहाँ पे स्थित होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका कॉलम के अंदर होती है ना, पहला जो आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज जनरली यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए जो होता है लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ना, सॉफ्ट वुड हो जाएगा। चौथा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वी वी ब्लॉक बनाने के लिए किस संक्रिया या ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो वी ब्लॉक जो होता है जनरली इस तरह का देखने को मिलेगा आपको, है ना, इस तरह का देखने को मिलेगा। तो इसका जो होता है बनाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, कौन सा उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो उसमें आपका एंगुलर मिलिंग किया जाता है उपयोग, जिससे आपका वी ब्लॉक बनाया जाता है ना। चौथा जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है इन हाई प्रोडक्शन मशीन विद हाई मेटल रिमूवल रेट्स विच आर टाइपली यूज। देखो हाई प्रोडक्शन मशीन जो होता है या हाई प्रोडक्शन मशीन जिसमें आपका मटेरियल जो है रिमूवल रेट जो है वो हाई होगा, उसमें जो आप कूलेंट के रूप में जो ऑयल इस्तेमाल करोगे वो कौन सा करोगे उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें आपका सॉल्युबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है ना, पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ ड्राइंग पैरेलल लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए जो प्राइमरी मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका ये स्ट्रेट एज या फिर सेट स्क्वायर से आप करते हो ड्रॉ पैरेलल लाइन खींचने के लिए, है ना। सो वही आपको पूछ रखा है। तो आपका तीसरा जो है राइट आंसर है यूजिंग सेट स्क्वायर एंड स्ट्रेट एज। फ्रेंच कर्व जो होता है वो इस तरह का कुछ बना हुआ होता है ऐसे, सॉरी सही ढंग से नहीं बन रहा है ना, इस तरह के ही बने होते हैं फ्रेंच कर्व वाले जो होते हैं। तो उससे आपका रिप्स वगैरह बना, कंपास जो होता है या स्ट्रेट एज कंपास से जो होता है वो आपका चाप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। रूलर और प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर फिर एंगल के लिए। तो एक चीज़ हो रही है एक चीज़ नहीं हो रही है ना, इसमें आपका सेट स्क्वायर या फिर स्ट्रेटेज जो होता है इससे आप पैरेलल लाइन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में है करके खींच सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द की रिक्वायरमेंट फॉर अचीविंग इंटरचेंजेबिलिटी इन मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन में जो होता है इंटरचेंजेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, उसमें आपका टॉलरेंस रहता है ना, तो ये आपका स्मॉल टॉलरेंस हो जाएगा, जिसके कारण जो होता है इंटरचेंजेबिलिटी जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है मास प्रोडक्शन में, है ना। तो पहला जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें क्वेश्चन है आपका कि किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो कोई भी पदार्थ जो है उसमें आपका 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा पड़ेगी उसको क्या कहा जाता है। तो आपका थर्मल कैपेसिटी होता है ना। ये समटाइम जो होता है ना स्पेसिफिक हीट मिलता है, ऐसे जनरली स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, बट ये इन्होंने दे रखा है आंसर आपका ऊष्माधारिता का, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है पेडेस्टल ग्राइंडर में ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट टूल के बीच में अनुशंसित अवकाश कितना होता है। तो देखो जो आपका पेडेस्टल ग्राइंडर होता है, पेडेस्टल ग्राइंडर बेसिकली हैवी ड्यूटी ग्राइंडर में आता है। उसमें आपका ग्राइंडिंग व्हील जैसे आपका एक सपोर्ट बना देता हूँ मैं आपको, ये हो गया है ना, इस तरह का होता है, इस तरह का लगा हुआ होता है। और यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे आपका टूल रेस्ट इस तरह का रहता है ना। तो इसके टूल रेस्ट और जो व्हील होता है उसके बीच का गैप पूछ रहा है, तो वो आपका 2 mm का होता है ना। थर्ड जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि मिलिंग कटर के कोनों की संख्यात्मक रूप से पहचानने के लिए और निर्दिष्ट करने के लिए जो होता है किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जो मिलिंग कटर होता है उसमें आपका जो कोन होता है, कोन को संख्यात्मक रूप से पहचानने और उसको दिखाने के लिए निर्दिष्ट करने के लिए जो होता है प्रणाली इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रणाली का नाम पूछ रखा है ना। तो आपका एब्रीवेटेड सिस्टम होता है ना, संक्षिप्तीकरण प्रणाली होता है। सो आपका पहला जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि स्लॉटिंग मशीन का कौन सा भाग कर्तन क्रिया के लिए गति करता है। स्लॉटिंग मशीन में जो होता है कौन सा पार्ट जो होता है वो आपका कटिंग जो प्रोसेस होता है उस चीज़ के लिए गति करता है, तो आपका रैम होता है ना। सो आपका थर्ड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है
यदि चक्र व्हील यदि यदि व्हील कार्य सामग्री के लिए बहुत कठोर हो तो इनमें से कौन सा ग्राइंडिंग दोष होने की सबसे अधिक संभावना होती है? इसमें ग्राइंडिंग व्हील की बात कर रहा है जिसमें से आपका कटिंग सामग्री बहुत कठोर है ना, तो उस केस में कौन सा ग्राइंडिंग दोष उत्पन्न होता है यदि सबसे अधिक संभावना होता है? तो उसमें आपका जो देखो तो दरारें पहले तो क्रैक्स आ सकती है और साथ ही वो जल सकता है यदि ज़्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है, उस सामग्री पे हम कर रहे होते हैं तो इसीलिए वो जो होता है अपोजिट किया जाता है। हार्ड मटेरियल है उसके लिए सॉफ्ट व्हील इस्तेमाल किया जाता है और जो सॉफ्ट मेटल होता है उसके लिए हार्ड मेटल किया जाता है, हार्ड आपका व्हील इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसमें पूछा है कि बहुत कठोर है तो उस केस में आपका जो बेसिकली डिफेक्ट पूछ रखा है तो आपका दरार आएगा और साथ ही आपका जल सकता है ना, जलन और सतह पर दरार है, दूसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है यांत्रिक गुणधर्म में सुधार के अलावा धातुओं और मिश्र धातुओं को ऊष्मा चरित करने के अन्य क्या कारण हो सकते हैं? तो यांत्रिक गुणधर्म के सुधार के अलावा जो मैकेनिकल से इसमें यदि आते हैं ना तो क्वालिटी हो जाता है। सो आपका यांत्रिक गुणधर्म के सुधार के अलावा धातुओं और मिश्र धातुओं को ऊष्मा उपचारित करने का अन्य क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो इंटरनल स्ट्रेसेस होता है उससे दूर करना होता है ना, उसके कारण भी आपका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि धातु होते हैं या फिर अधातु होते हैं। सो उनमें मैकेनिकल चेंजेस के अलावा भी है ना, तो वही होता है इंटरनल स्ट्रेस या फिर उसको दूर करने का है ना, आंतरिक प्रतिबल को विमोचित करने के लिए। तो थर्ड जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि किसी ड्राइंग में बहुत अधिक गैर कार्यात्मक आयामों का उपयोग करने का क्या प्रभाव होता है? तो देखो आप किसी ड्राइंग में आप यदि बहुत यदि ज़्यादा मात्रा में आप गैर कार्यात्मक डायमेंशन का उपयोग करते हैं तो उससे प्रभाव क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका निम्न स्तर की पठनीयता आ जाएगी है ना, रीडेबिलिटी हो जाएगी। तो आपका दूसरा जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है एक गेज सामान्यतः माप यंत्र है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किस प्रकार से भिन्न होता है? तो देखो गेज गेज के बारे में पूछा है जो कि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे भिन्न होता है, तो किस तरह से होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो गेज में क्या होता है ना, एक फिक्स साइज दिया होता है उसी चीज़ को मापना होता है, जबकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है ना, हम अलग अलग डायमेंशन को जैसे हम वर्नियर कैलिपर से 10 mm का भी माप सकते हैं, 20 mm का भी माप सकते हैं, 2 mm का भी माप सकते हैं जो आपका मोटाई है उस चीज़ को। लेकिन एक गेज होगा ना तो गेज होगा तो वो 1 mm का ही स्टैंडर्ड होगा है ना। गेज जो है माप की जाँच करता है, उसका फिक्स होता है कि उसी चीज़ को जाँच करेगा है ना। सो 4 नंबर जो है राइट आंसर है और ये ज़्यादातर मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55 नंबर में। इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी का सही मात्रक पूछ रखा है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा का जो होता है वो आपका जूल होता है ना। जहाँ भी ऊर्जा आ रहा है ये जनरली आपका जूल ही होता है ना। वाट जो होता है ये पावर का होता है, न्यूटन जो होता है फोर्स का होता है, वाट पर मीटर जो होता है ये आपका एनर्जी। ओके इसको छोड़ देते हैं ना, बाकी तीनों का तो बता दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है यदि आपको 25 mm से अधिक गहरे स्लॉट की गहराई मापने की आवश्यकता हो तो आप गहराई जो डेप्थ माइक्रोमीटर का कौन सा भाग बदलेंगे? तो इसमें बहुत पूछ रहा है कि 25 mm से यदि अधिक आपका स्लॉट की गहराई मापने की आवश्यकता होती है जहाँ पे आप माइक्रोमीटर इस्तेमाल करोगे डेप्थ माइक्रोमीटर, तो उसमें कौन सा भाग जो है आप बदलोगे? तो उसमें आपका एक्सटेंशन रोड या फिर मेजरिंग रोड जो होता है वो चेंज करेंगे ना। 25 तक हो गया आपका, 25 से 50 मिलेगा तो उसका इस्तेमाल करेंगे ना। तो मेजरिंग छड़ जो होता है या फिर इसको एक्सटेंशन रोड बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं ना। बाकी रेचेट स्टोव जो होता है ये आपका यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में तो बात कर दिया। मुख्य स्केल में उसमें आपको मेन स्केल होता है जिसमें आपका एमएम का लिखा हुआ होता है ना, एमएम का डायमेंशन होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 57 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है कि सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमान मापक पैमानों के बीच में सही संबंध कौन सा है? तो सेल्सियस जो होता है आपका C/5 होता है इक्वल टू F-32/9 होता है ना, ये आपका होता है। सी में दे रखा है C/5 F-32/9 है ना। तो दूसरा जो है राइट आंसर है। बाकी इसमें देखते हैं तो इसमें C माइनस कर दिया है, इसमें देखते हैं इसमें भी C माइनस कर दिया है, इसमें आपका 5 को चेंज कर दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 58 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 98 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? देखो ये आपका वेट दे रखा है ना और इसने मास पूछ रखा है, मास कितना होगा। सो वेट जो है हमारा 98 न्यूटन है और जी का जो मान है स्मॉल जी का मान ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। मास पूछ रखा है तो मास इज इक्वल्स टू पहले वेट का करते हैं तो वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू स्मॉल जी होता है ना। तो वेट हमारा दे रखा है कितना 98 है और ये हमारा जी जो है 9.8 है, तो इसको हम मास निकाल देते हैं। मास इज इक्वल्स टू W/G हो जाएगा है ना। W हमारा दिया हुआ है 98 और ये जी जो है 9.8 दिया हुआ है, मतलब ये 10 आ जाएगा। M इज इक्वल्स टू 10 kg हो जाएगा। यही आपका आंसर है ना, चौथा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग चक्र की कठोरता
टूल के जीवन काल को कैसे प्रभावित करती है। जो अगर ग्राइंडिंग व्हील होता है उसकी कठोरता जो होती है वो टूल के जीवन काल को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में पूछ रहा है। उसमें देखो कठोर चक्र जो होता है मृदु पदार्थों के लिए उपयोग किए जाते हैं, और जो आपके सॉफ्ट वाले होते हैं, नरम वाले होते हैं, वो आपके हार्ड मटेरियल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना। तो वही इसी प्रकार से आपका जो टूल का जीवन काल होता है उसको प्रभावित करता है। तो कठोर चक्र जो होता है वो आपका जो सॉफ्ट मेटल होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, और सॉफ्ट मेटल सॉफ्ट जो चक्र होता है वो आपका हार्ड मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, ये जैसे दिया हुआ है। तो इसमें जीवन काल का कठोरता के बारे में पूछ रखा है ना, कठोर चक्र जो होता है मृदु पदार्थों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी प्लेनिंग मशीन प्लेन मिलिंग कटर की चौड़ाई वर्कपीस की चौड़ाई से अधिक होती है तो वो क्या कहलाता है। देखो इसके बारे में पहले क्वेश्चन दिया हुआ था। प्लेन मिलिंग में जो होता है आपका जो कटर की चौड़ाई होती है वो आपका वर्कपीस की चौड़ाई से अधिक होती है, तो वो आपका स्लैब कटर में होता है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड। देखो इसमें पूछा है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वो पढ़ने से जो स्टूडेंट को है क्या चीज़ों को समझने में आसानी होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो लेआउट और लेआउट बेसिकली क्या है किसी प्लांट का या फिर इक्विपमेंट का, वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है ना। सो द लेआउट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपके कोई सामग्री हो गए हैं, प्लांट आपका जो किसी प्लांट का हो गया तो उस चीज़ का, तो उसका लेआउट सारा कुछ आपको देखने को जरूरी नहीं है कि आपका प्लांट का हो या इक्विपमेंट का। तो जनरली जब देखो आप बुक में पढ़ोगे तो यही चीज़ें मिलेगी, प्लांट तो नहीं मिलता लेकिन इक्विपमेंट आपको मिल जाता है ना। सो यही चीज़ है। सेकंड जो आपका राइट आंसर होगा कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है स्टूडेंट को पढ़ने से मदद जो मिलती है, समझ जो आती है आपको लेआउट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेकंड जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 62 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट डज कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग मशीन रेफर, है ना। कटिंग स्पीड के बारे में पूछ रहा है। कटिंग स्पीड जो है ड्रिलिंग मशीन में किस चीज़ को रेफर करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है कटिंग स्पीड वो कितनी गति से जो है बेसिकली आपका जो मटेरियल है उसको काट रहा है उसके बारे में पूछा है। तो ये आपका जो होता है इसका यूनिट जो होता है मीटर पर मिनट होता है ना, मीटर पर मिनट होता है। तो ये है द स्पीड एट विच द ड्रिल रोटेट एंड कट द मटेरियल, है ना। सेकंड जो आपका राइट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच सॉरी व्हाट मैकेनिज्म एनेबल द क्विक रिटर्न पोजीशन इन स्लॉटिंग मशीन। तो स्लॉटिंग मशीन में जो है कौन सा मैकेनिज्म जो होता है क्विक रिटर्न मोशन के लिए एनेबल करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें आपका स्लॉटेड लिंक होता है, स्लाइडिंग ब्लॉक होता है, जिसके कारण स्लॉटिंग मशीन में जो होता है क्विक रिटर्न जो मोशन होता है उसको एनेबल कर पाते हैं ना। तो ये मैकेनिज्म होता है स्लॉटिंग लिंक, और साथ में आपका स्लाइडिंग ब्लॉक होता है। थर्ड जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है विच इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरली यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइन एक्यूरेटली, है ना। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से जो है जनरली यूज़ किया जाता है, जो प्राथमिक कार्य होता है जिससे हम जो पैरेलल लाइन होता है एक्यूरेटली हम खींच सकते हैं, तो उसके लिए आपका सेट स्क्वायर होता है ना। बाकी जैसे प्रोटेक्टर होता है, तो प्रोटेक्टर जो होता है एंगल मेजरमेंट के लिए होता है। कंपास जो होता है ये घुमाने बनाने के लिए होता है। बेसिकली इस कंपास और सर्कल सर्कल बनाने, रेडियस बनाने, काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइडर जो होता है साथ में आपका सर्कल बनाने के लिए, और साथ ही आपको डिस्टेंस ट्रांसफर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना। सेट स्क्वायर जो होता है इससे हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं एक्यूरेटली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। सो इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिमिट एंड फिट व्हाट आर द लिमिट ऑफ साइज। देखो लिमिट ऑफ फिट का एक आपका कॉन्टेक्स्ट दिया है। इसमें पूछा है कि लिमिट ऑफ साइज जो है ये क्या है, व्हाट आर लिमिट ऑफ साइज। सो किसी भी कंपोनेंट में जो होता है वो जो स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट परमिसिबल साइज होता है वही आपका लिमिट ऑफ साइज होता है ना। तो ये आपके चौथे में ऐसा डिस्क्राइब कर रखा है द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट परमिसिबल साइज फॉर अ पार्ट। तो किसी भी पार्ट के लिए एक स्मॉल या फिर लार्जेस्ट जो लिमिट दिया जाता है एक्स्ट्रा, जैसे आपका 20 रख लो, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में 0.002 0.002, तो ये जो है ये आपका लिमिट है ना। हायर लिमिट में जाओगे तो ये आपका 20.002 हो जाएगा, ये हायर लिमिट हो जाएगा। लोअर लिमिट जो है वो आपका 19.998 हो जाएगा ना। 4 नंबर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग रिंग्स प्रोवाइडेड विद बोर गेज, है ना। तो जो बोर गेज होता है उसमें आपका रिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं ना। सेटिंग रिंग्स मेन पर्पस पूछ रखा है। जो आपका बोर गेज होता है उसमें मेन पर्पस क्या होता है, आपका सेटिंग रिंग्स जो दिया जाता है विद बोर गेज, है ना। तो उसका मेन कारण पूछ रखा है। तो आपका क्या करता है ना, जीरो सेट द इंडिकेटर, उसमें क्या करता जाता है जो इंडिकेटर होता है टू सेट द जीरो सॉरी टू जीरो सेट द इंडिकेटर, है ना। तो इंडिकेटर में आपको उसको जीरो में सेट किया जाता है, उसके लिए जो होता है सेटिंग रिंग्स प्रोवाइड किया जाता है साथ में बोर गेज का, है ना। मेन पर्पस वही होता है। पहला जो है राइट आंसर है। बेसिकली जियो सेटिंग करने के लिए आपका इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रखा है बेलनाकार ग्राइंडर में टेल स्टोक का क्या कार्य होता है। तो जो आपका सिलेंड्रिकल ग्राइंडर होता है उसमें जो टेल स्टोक लगा होता है उसका जो मेन काम होता है कि जो वर्क पीस होते हैं और उसका जो जो वर्क पीस के दूसरे सिरों को जो होता है उसको बेस प्रदान करना होता है ना। सो इसमें दिया हुआ है ना चौथे नंबर में, तो वर्क पीस के दूसरे सिरे को जो होता है आधार देना होता है। वही आपका जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडर होता है उसमें टेलीस्टोक दिया हुआ रहता है ना। टेलीस्टोक का मेन वही काम होता है कि आपका जो वर्क पीस है उसका जो दूसरा सिरा है उसको एक बेस प्रोवाइड करता है ना, आधार देना होता है। चौथा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ड्राइंग बोर्ड का है ना। इसमें से आपका D2 जो है उसका माप पूछ रखा है, कितना माप होता है। सो D2 का जो होता है 700 × 500 × 15 होता है ना। बाकी आपका D0 का ये होता है 1500 × 1000 × 25 होता है ना। 1000 × 700 × 25 जो है ये आपका D1 का होता है। ये आपका 700 × 500 जो होता है ये आपका D2 का होता है ना। 500 × 500 नहीं होता है, इसमें D2 का पूछ रखा था। थर्ड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कौन सा कथन ऊष्मा और तापन के बीच के अंतर का सही तरीके से वर्णन करता है। तो देखो बेसिकली ऊष्मा और तापन के बारे में पूछ रहा है ना, इनके बीच का अंतर पूछ रहा है। तो ऊष्मा जो होता है और तापन होता है उसके बीच में क्या अंतर हो सकता है। तो ऊष्मा जो होता है ये आपका एक तापीय ऊर्जा होता है और तापमान जो है उस ऊष्मा को मेजरमेंट करने का जो है कितना गर्म है या फिर ठंडा है उसको मापने का काम करता है तापमान वाले में ना। तो ये आपका पहला जो है आपका सही उत्तर है। ऊष्मा जो है तापीय ऊर्जा का प्रवाह है और तापमान यह मापता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है। पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज प्राइमरली एम्ड एट ग्रेन रिफाइनमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस इन कार्बन स्टील। तो जो कार्बन स्टील होता है उसमें आपका हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस किया जाता है जिसमें का प्राइमरली एम मतलब प्राथमिक जो काम होता है कि ग्रेन को आप रिफाइन करो, साथ ही आपको जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं उनको रिमूव करो, बाहर निकालो। वो आपका नॉर्मलाइजिंग में किया जाता है ना। टेम्परिंग में जो होता है। ओके, तो थर्ड नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे आपका एंडलिंग में आते हो, एंडलिंग में क्या करा जाता है सॉफ्ट किया जाता है मटेरियल को है ना, मशीन एबिलिटी लाइक बनाने के लिए। हार्डनिंग में हार्ड किया जाता है जिससे कटिंग एबिलिटी ऐड हो सके है ना। टेम्परिंग में जो होता है ब्रिटलनेस को जो होता है रिमूव किया जाता है और टफनेस को जो होता है इंड्यूस किया जाता है ना। मतलब टफनेस को डाला जाता है और ब्रिटलनेस को जो होता है वो रिलीज किया जाता है। सो यहाँ पे हमारे जो थ्योरी के क्वेश्चन है थ्योरी पोर्शन, थ्योरी के क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डाउट कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन है। इसमें आपका 30 क्वेश्चन है ना। सो इसमें देखते हैं क्वेश्चन। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ भ्रमीकर्तन मशीन की तुलना में सीएनसी वर्टिकल मशीन सेंटर का मुख्य लाभ है। तो देखो आपका इसमें सीएनसी के कंपैरिजन में कह रहा है ना। सीएनसी वर्टिकल मशीन सेंटर जो होता है उसमें आपका रूढ़ भ्रमीकर्तन मशीन की तुलना में है ना, सीएनसी वर्टिकल मशीन सेंटर में का मुख्य लाभ है। मतलब इसके कंपैरिजन में पूछ रहा है। रूट जो भर्ती भ्रमी कर्तन होता है उसके कंपैरिजन में सीएनसी मशीन जो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर होता है उसमें क्या लाभ होता है। तो सीएनसी में क्या होता है ना, हाई एक्यूरेसी होती है ना। वही चीज़ लिख रखा है, उच्च परिशुद्धता और पुनर्वर्तनीयता है ना। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्नियर कैलिपर में लॉक स्क्रू का क्या काम होता है। तो वर्नियर जो कैलिपर होता है उसमें लॉक स्क्रू जहाँ पर मेजरमेंट ले लेते हैं वहाँ पे उस चीज़ को फिक्स करना होता है ना। तो वही चीज़ है पाठ्यांक या फिर चिन्हांकन के लिए स्लाइडर को वांछित माप पर फिक्स करने के लिए जो होता है लॉक स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। कार्य पूछ रखा है तो कार वही लॉक करने का काम है ना, फिक्स करने का काम है जहाँ पे आपको पाठ्यांक लेना है या चेक करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज अ कॉमन मशीनिंग रिजल्ट ऑफ टूल वियर इफ वियर ऑफसेट इज नॉट अप्लाइड। तो इसमें पूछा है कॉमन मशीनिंग रिजल्ट का जो टूल वियर होता है इफ वियर ऑफसेट इज नॉट अप्लाइड। वियर ऑफसेट यदि अप्लाइड नहीं करता है टूल वियर में तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो वर्क पीस हो जाएगा वो अंडरसाइज हो जाएगा, जो कि आपका टॉलरेंस दिया हुआ उससे भी बाहर हो जाएगा है ना, अंडरसाइज हो जाएगा। सो आपका 4 नंबर जो है राइट आंसर है। द वर्क पीस बिकम अंडरसाइज और आउट ऑफ टॉलरेंस। 4 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है कि जिन गियर के दांत व्हील की जो धुरी समांतर होते हैं, जो भी आपके गियर के दांत होते हैं वो आपके समांतर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो वो जो होता है स्पर गियर में ऐसा पाया जाता है ना। हैरिंग बोन जो होता है डबल हेलिकल गियर का होता है। वर्म गियर जो होता है ये एंगुलर में होता है। ये भी आपका एंगुलर में, सॉरी, ये जो होता है इसमें आपका वर्म एक साफ्ट होता है और एक आपका व्हील होता है ना। एक व्हील होता है और ये आपका एक साफ्ट होता है वर्म में। स्पर में आपके दोनों को दोनों पैरेलल होते हैं ना। इसमें आपको इस तरह के आपको ये आपको मिलेंगे स्पर गियर में है ना। और हेरिंग बोन जो होता है डबल हेलिकल का उसमें कनेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा सामान्यतः
सामान्य कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी जो होता है, सीएनसी मशीन के लिए साधारण स्थिति की आता है। पोजिशनल एक्यूरेसी का मान कितना होता है सीएनसी के लिए? तो आपका 0.020 होता है ना। सेकंड जो है आपका सॉरी थर्ड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये एक्यूरेसी पूछ रखा है, पोजिशनल एक्यूरेसी कितना होता है ना, सीएनसी का है ना, साधारण स्थिति का। तो ये आपका 0.020 हो जाएगा। सो थर्ड जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। ओके सर, छठा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गियर में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले दाब कोण का मान कितना होता है। जो आपका गियर होता है, गियर में आपका सामान्यतः जो कोण इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब कितना डिग्री का दाब कोण होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो जो होता है 14.5 डिग्री का होता है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है वर्नियर हाइट गेज को स्वच्छ करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नहीं में पूछ रहा है, तो नहीं में जो होता है वाटर का नहीं करना चाहिए कभी वर्नियर हाइट गेज के सफाई करने में, क्योंकि वाटर जो होता है वो आपका रस लगाने में मदद करता है। बाकी केरोसिन, ड्राई ब्रश, ऑयल क्लॉथ है ना, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जानी चाहिए, है ना। इसमें नहीं करने के बारे में पूछ रहा है, तो आपको वाटर का कभी भी नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो रस्टी कर देगा, वो खराब हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। चौथा जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द वर्टिकल मीलिंग मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द वर्क पीस सिक्योरली ड्यूरिंग मशीनिंग, है ना। तो जब हम किसी जॉब को, किसी वर्क पीस को मशीनिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें होल्डिंग का पूछ रहा है ना। जो बीएमसी होता है, वर्टिकल मिलिंग मशीन होता है, उसमें आपका होल्डिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका चक होता है, चक का इस्तेमाल किया जाता है ना, कटर को होल्ड करने के, सॉरी वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। सो थर्ड जो है राइट आंसर है। और यही चीज़ यदि ड्रिलिंग में आ जाएगा तो ड्रिल बीट को होल्ड करने के लिए पकड़ा जाए, सॉरी चक जो होता है, चक में आपका चक में इस चक में टूल को नहीं पकड़ा जाता है, चक में जो होता है वर्क पीस से पकड़ा जाता है, ये सही है ना। बाकी जनरली चक जो आता है ना उसमें आता है, और ड्रिल बीट जो आता है, जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें चक इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आपका 3 जो 4 जो ये सब आपका जैसे लेथ मशीन में मिलते हैं ना, मिलिंग मशीन में भी आपका चक लगा होता है, जो जिससे टूल को पकड़ा जाता है, सॉरी वर्क पीस को पकड़ा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सो 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सा गियर व्यवस्था एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में उच्चतम गियर अनुपात प्रदान करती है। देखो डिज़ाइन में कॉम्पैक्ट है ना, और लेकिन इसमें क्या है, जो रेशियो है, अनुपात जो है वो हायर प्रोवाइड करती है। वो कौन सा गियर व्यवस्था होता है, तो वो आपका गियर जो होता है वोम गियर होता है ना। वोम गियर में आपका जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, पहले तो डिज़ाइन देखो आपका एक साफ्ट होता है, एक आपका व्हील होता है ना। इसमें पहले ही अलग अलग कर दिया है ना। बाकी जैसे बेवल गियर में आता है तो वो कॉनिकल होते हैं, हेलिकल में भी आपका जैसे एक ये पैरेलल ट्रांसमिशन होता है, बट ये इसमें होता है, इसमें होता है, तो आसानी से होता है। स्क्वायर में भी आपका इसी तरह का पाया जाता है, उसमें बस आपका दांतों का फर्क आ जाएगा। सो कॉम्पैक्ट जो होता है आपका वॉर्म एंड वॉर्म गियर का होता है ना, जिसमें आपका ये वॉर्म शाफ्ट होता है इधर, और यहाँ पे ये वॉर्म गियर होता है। इसको दांतें नहीं बना दे रहा हूँ, है ना, दांत बनाओगे तो ज़्यादा रेशियो प्रदान करती है इसमें, है ना। सो सेकंड जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके सो ये क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फीचर ऑफ रीमर प्ले द मोस्ट क्रूशियल रोल इन द मेंटेनिंग द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द होल। देखो रीमर के बारे में पूछ रखा है ना, रीमर जो है किसमें इसका फीचर है, जिसमें आपका ज्योमेट्रिकल फीचर के बारे है, जो रीमर जो है प्ले करता है मोस्ट क्रूशियल रोल होता है, जिसमें आपका जो होता है डायमेंशनल एक्यूरेसी है उसको मेंटेन रखने का, तो आपका मार्जिन विड्थ होता है ना। सो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैम्पर, ये चैम्परिंग नीचे जो होता है जिसको अलाइन करने के लिए, टेपर एंगल जो होता है, ये कितना टेपर होता है, फ्लूट विड्थ, ये तो आपका जनरली चिप्स निकालने के लिए होते हैं। सो आपका डायमेंशनल एक्यूरेसी जो होता है मार्जिन का होता है, मार्जिन का विड्थ जो होता है वो डिपेंड करता है, और वही आपका क्रूशियल रोल को जो मेंटेन भी करता है आपका रीमर में। ये आपका ज्योमेट्रिकल फीचर में से थर्ड जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्नियर हाइट गेज में 1 mm के सबसे छोटे विभाजन वाला मुख्य स्केल में 50 विभाजन वाला वर्नियर स्केल है। इस हाइट गेज पर वर्नियर स्केल की विशिष्ट यथार्थता, मतलब लिस्ट काउंट, अल्पतमांक कितनी होगी। देखो आपका 1 mm दिया हुआ है ना, 1 mm में इसमें मुख्य स्केल है, और 50 विभाजनों वाला, 50 विभाजन मतलब 49/50 हो जाएगा, है ना। इसमें लिस्ट काउंट कितना होगा, तो लिस्ट काउंट का यही होता है, एक मेन स्केल डिवीजन हो गया, माइनस कर दो इसको, जो आपका सब डिवीजन दिया हुआ है उसमें 50 विभाजन वाला है, तो 49/50 हो जाएगा। तो इसमें करते हैं, तो 50 माइनस 49/50 इज इक्वल्स टू 1/50 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.02 हो जाएगा, है ना, ये आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा। पहला जो आपका सही उत्तर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है मुख्य पैमानों के विभाजन तथा
बीच आंशिक मापन के लिए वर्नियर पैमाना होता है ना, वही आपका है। तो वर्नियर पर जो कैलिपर होता है वो आपका मुख्य पैमाने के विभाजनों के बीच आंशिक मापन के लिए वर्नियर पैमाना। देखो ये थोड़ा एक उसके रेफरेंस में इसने कहा है, पर जनरली देखोगे ना इसमें स्लाइड करती है ना, काम किस सिद्धांत पर कार्य सिद्धांत पूछ रखा है ना, तो वो जनरली ना स्लाइड करता है ना, लेकिन उसमें मुख्य पैमाना होता है उसके विभाजन के बीच आंशिक मापन के लिए वर्नियर पैमाना व्हील ने मान रखा है। तो पहला जो आपका सही उत्तर है, बाकी जनरली उसमें स्लाइडिंग करता है और उससे हम मेजरमेंट लेते हैं ना। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जो बीएमसी है वर्टिकल मिलिंग मशीन के संदर्भ में एटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। जो बीएमसी होता है वर्टिकल मिलिंग मशीन, उसमें आपका एटीसी होता है। एटीसी का फुल फॉर्म पूछ रखा है बेसिकली है ना। सो एटीसी जो होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है ना, पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि दस्ती परिवेधक हैंड रिमर का एक सामान्य अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हैंड रिमर जनरली क्या होता है कि जो भी आपके होल होते हैं उस होल को सही आकार में जो होता है, हाँ करना होता है ना। तो असेंबली और अनुरक्षण कार्यों में छिद्रों को संरक्षित करना और जो उनका आकार है निश्चित आकार होता है उनका आकार निर्धारित करना है, जो एक साइज होता है उसमें उस चीज़ को बनाना होता है, फिनिशिंग करना होता है। तो देखो ये जनरली इतना क्लियर नहीं है क्योंकि उसमें क्या होता है ना, रीमर में क्या होता है जनरली कि बहुत हल्का मात्रा में वो मटेरियल को काटता है निकालता है और साथ ही फिनिशिंग देता है। तो यहाँ पे एक संरक्षित करने का अलाइन करने का बात कर रहा है ना, छिद्रों को अलाइन, ये भी हो जाएगा आपका अलाइन भी कर रहा है और निर्धारित जो भी उसका शेप है आकार है साइज है उस साइज में बनाने का भी काम कर रहा है ना। थर्ड जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो होता है बिना सरपन के पॉजिटिव ड्राइव प्रदान करता है ना। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि ये हिंदी जो लिख रखा है सरपन ये थोड़ा स्पाइरल होगा आई थिंक है ना। बिना सरपन के पॉजिटिव ड्राइव स्पाइरल ही होगा ये है ना। बिना सरपन के बिना स्पाइरल के, तो बिना स्पाइरल जो होता है वो गियर में भी होता है। सो गियर जो आपका सही उत्तर जाएगा, स्पर गियर होता है उसमें आपका, या कोई सा भी गियर होता है ना उसमें आपका पॉजिटिव ड्राइव होता है। चैन भी रहता है, चैन में भी आपका पॉजिटिव ड्राइव होता है। रोप में आपका नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। जहाँ पे आपका स्लीप आएगा ना, जैसे पुली आएगा तो पुली में स्लिप होता है, रोप में भी स्लिप होता है, बेल्ट में भी स्लिप होता है, जबकि आपका गियर में किसी भी प्रकार का स्लिप नहीं मिलेगा है ना। इसलिए ये पॉजिटिव ड्राइव होगा, ये आपका नॉन पॉजिटिव में आ जाएंगे बाकी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि सीएनसी और सीएनसी मशीनिंग में कैम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। जो सीएनसी मशीनिंग में होता है उसमें कैम सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कैम सॉफ्टवेयर जो होता है वो टूल पथ के लिए होता है और एनसी कोड जो होता है उसको जनरेट करने के लिए कैम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है सीएनसी मशीनों के लिए है ना। चौथा जो आपका सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामितीय सहायता सहायता है ना, सहायता सही से नुकता तो नहीं है, सहायता लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत भी हो जाता है। सहायता है ना, प्रतीक चिन्ह प्रतीक यह सुनिश्चित करता है कि पृष्ठ के सभी तत्व केंद्रीय अक्ष में समदूरस्थ हैं। ये ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस होएगा है ना, जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल थोड़ा ना हिंदी में अलग हो जाता है, डी टॉलरेंस है ना, इसके बारे में पूछ रहा है ना ये वाला। तो ये प्रतीक कौन सा सुनिश्चित करता है कि पृष्ठ के सभी तत्व जो है केंद्रीय अक्ष से समदूरस्थ है। मतलब ये टोटल रनआउट है ना, टोटल रनआउट जो है ये बेलनाकारिता ये गलत लिख रखा है, ये जो है ये सही दे रखा है ना। एक्चुअली बेलनाकारिता का ये वाला होता है ना सिलिंड्रिसिटी का, ये आपका ठीक है, ये भी ठीक है ना। तो सभी तत्व जो है पृष्ठ से केंद्रीय अक्ष से समदूरस्थ है, तो ये आपका इसका हो जाएगा। लेकिन ये हिंदी में जो लिख रखा है ये नहीं होगा, ये होता है टोटल रनआउट होता है ना, ये होता है इसका साइन ये होता है ना। बाकी ये जो होता है ये आपका सिलेंड्रिसिटी का होता है, जो ऊपर लिख रखा है बेलनाकारता सिलेंड्रिसिटी। ये जो होता है संकेंद्रता, इसको बोलते हैं को एक्सियली बोल सकते हो या फिर कॉन्सेंट्रिसिटी बोल सकते हैं ना। और ये जो है वृत्त परकता है या फिर सर्कुलरिटी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समय के साथ डाउन टाइम की कुल लागत को सबसे सटीक रूप से बढ़ाता है। इसमें कारक पूछ रखा है कि आपका जब डाउन टाइम होता है उस टाइम पे कुल लागत को जो होता है सबसे सटीक रूप से बढ़ाता है। तो आपका देरी के कारण जो होता है उच्चतम उत्पादन मांग पूरी ना होना जो होता है डाउन टाइम में,
जो लागत होती है उसको सबसे सटीक रूप से बढ़ा देता है ना। यही है देरी के कारण जो है उच्चतम उत्पादन मांग जो है पूरी ना होना। तो देखो कोई भी चीज़ की डिमांड जो होती है ना, जैसे गोल्ड अभी है ना, गोल्ड उतनी मात्रा में है नहीं, अब उसकी या फिर स्टॉक है पर वो स्लोली चलता है ना, तो उसकी डिमांड जो है ना, और साथ ही वो इंटरनेशनल का है, जिसके कारण उसकी डिमांड हमेशा रहती ज़्यादा है पर मात्रा कम है, जिसके कारण उसका जो है प्राइस जो है आपको हाई देखने को मिलेगा। तो वही आपका थर्ड जो है सही उत्तर है, देरी के कारण उच्चतम मांग मांग जो है उच्चतम उत्पादन मांग पूरी ना होने के कारण उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है ना। सो तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अडेंडम इज मेजर्ड फ्रॉम द पिच सर्कल टू विच पार्ट ऑफ द गियर टूथ। तो एक मैं गियर बना देता हूँ आपका, सॉरी, ये आपका गियर हो गया है ना। तो इसमें अडेंडम अडेंडम जो होता है ये आपका टॉप में जो होता है ये आपका अडेंडम होता है, यहाँ पे आपका पिच सर्कल होता है, और यहाँ जो होता है सबसे नीचे ये रूट सर्कल होता है ना, या फिर इसको डिडेंडम सर्कल भी बोल सकते हैं। इसमें अडेंडम इज मेजर फ्रॉम मतलब यहाँ से लेकर पिच सर्कल मतलब यहाँ तक, विच पार्ट ऑफ द गियर, तो ये आपका टॉप पार्ट होता है किसका, टूथ का, है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसको एडेंडम बोलते हैं, और ये आपका पिच सर्कल हो गया है ना। इसके बीच के पार्ट जो होता है गियर का, इसको क्या बोलेंगे, तो ये आपका टॉप पार्ट है दांत का, है ना, द टॉप ऑफ द टूथ। पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, इफ अ मशीनिंग टूल प्रोड्यूस्ड वर्क पीस विद एरर इन स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस, इस पार्ट मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। तो देखो आपका कह रहा है कि कौन सा मशीन टूल जो होता है जो कि आपका, सॉरी, इफ ए मशीन टूल प्रोड्यूस मतलब मशीन टूल ने उसमें किसी वर्क पीस को जो है विद एरर इन स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस बना दिया, इस पार्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। क्या कारण रहा होगा कि उसमें आपका स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस बनाने के बाद भी उसमें एरर आया वर्क पीस में, तो वो गाइड वेज का प्रॉब्लम है ना, गाइड वेज जो है सही नहीं होगा, जिसके कारण स्ट्रेटनेस में भी थोड़ा सा दिक्कत आया, फ्लैटनेस में भी आया। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि सीएनसी मशीनों में विपरीत पास नियंत्रण तंत्र का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से पूछ रखा है कि जो सीएनसी मशीन में विपरीत पास नियंत्रण तंत्र होता है उसको सबसे बढ़िया तरीके से कौन वर्णन कर रहा है ना। तो स्पिंडल चाल का पता लगाने के लिए एनकोडर का उपयोग करना नहीं, गति की सटीकता नियंत्रण करने के ये भी नहीं, किसी भी पुनर्भरण क्रियाविधि के बिना कार्य करता है, नहीं यही सही आपका होगा, है ना, कि कोई भी कार्य जो होता है, किसी भी कार्य जो होता है पुनर्भरण क्रियाविधि के बिना जो कार्य करता है वो आपका सबसे बढ़िया तरीके से नियंत्रण तंत्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है ना। सो थर्ड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मापक यंत्र नहीं है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं है। माइक्रोमीटर है, डायल इंडिकेटर भी है, वर्नियर कैलिपर भी है। प्लग गेज जो है ये आपका मापक यंत्र नहीं है, ये आपका चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना। किसी चीज़ का हम मेजरमेंट ले सकते हैं 2 mm 3 mm ऐसे करके, तो ये जो होता है ये फिक्स होता है ना, इसलिए इसको चेकिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। चेकिंग का मतलब माप ही होता है जनरली, लेकिन इसमें बाकी सब में ना अलग अलग डायमेंशन एक बार में अलग अलग करके ले सकते हैं। जैसे माइक्रोमीटर में 2 mm 3 mm का डायमेंशन ले सकते हैं, मतलब 0 से 25 तक का ले सकते हैं। डायल इंडिकेटर जो होता है इसमें आपका 360 डिग्री का होता है। उसमें आपका वर्नियर कैलिपर जो होता है इसमें आपका, डायल इंडिकेटर में अलग अलग भी बनाए जाते हैं, 100 के भी बनाए जाते हैं, है ना। वर्नियर कैलिपर में भी आपका जो है इसमें भी आप ले सकते हैं विड्थ का, है ना, जो कि बाकी प्लग गेज में होता है वो चेकिंग करता है, एक फिक्स साइज को ही चेक करता है ना, स्टैंडर्ड साइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि काउंटर सिंकिंग एंड चैम्परिंग, काउंटर सिंकिंग और चैम्परिंग द ड्रिल होल बिफोर रीमिंग इज डन टू। तो काउंटर सिंकिंग और चैम्परिंग ड्रिल होल बिफोर रीमिंग इज डन टू। सो रीमिंग करने से पहले जो होता है ड्रिल होल में आपका चैम्परिंग या फिर काउंटर सिंकिंग जो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है इसके बारे में कुछ इसमें क्लियर नहीं है, कारण पूछ रहा है ना। देखो ऐसे जनरली क्वेश्चन में ना वो क्लियर वो चीज़ नहीं है कि काउंटर सिंकिंग या चैम्परिंग द ड्रिल होल बिफोर रीमिंग इज डन टू क्यों होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे क्यों होना चाहिए। तो काउंटर सिंकिंग या चैम्परिंग जो होता है वही आपका गाइड द रीमर एंड अवॉइड एजेज ऑफ चिपिंग, है ना। उसके लिए जो होता है काउंटर सिंकिंग और चैम्परिंग दोनों करी जाती है। ऐसे जनरली एंगल नहीं पूछ रखा है, तो आपका दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा गाइड द रीमर एंड अवॉइड एजेज चिप। तो काउंटर सिंक पहले तो आपका इस तरह से बना दिया जिसमें आपका रीमर जो है बैठ जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर चैम्परिंग कर दिया थोड़ा सा साइड में एंगुलर बढ़िया, काउंटर सिंकिंग का हो या चैम्परिंग करो ये थोड़ा एंगुलर ही होता है ना।
लेकिन काउंटर सिंकिंग किसी स्पेशल चीज़ के लिए जाओगे तो एंगल का चेंज मिलेगा, वहीं आपका चैम्फरिंग में जाओगे तो उसमें अलग अलग एंगल मिलता है। बाकी दोनों जो बनते हैं इसी आकार में, जैसे एक नट बोल्ट में भी आओगे तो नट बोल्ट में आपको जनरली मिलता है ये चैम्फरिंग जो है वो 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच मिलता है ना। जबकि काउंटर सिंकिंग में आओगे तो उसके लिए सबका अलग अलग उसमें चार होते हैं, एक आपका सेल्फ टेपिंग के लिए होता है, रिवेट के लिए होता है, थ्रेडिंग के लिए होता है, अलग अलग होते हैं उसमें, है ना। हेड स्क्वायर के लिए होता है। सो इसमें रीमिंग के लिए पूछ रहा है। रीमिंग करने से पहले जो होता है ड्रिल होल में जैसे काउंटर सिंकिंग और चैम्परिंग किया जाता है, तो उसका मेन जो उद्देश्य होता है वो आपका रीमर को गाइड करने के लिए, और साथ ही आपका जो अब मतलब चिप उसमें आएंगे। चिप बेसिकली आपका टूट फूट के जो छोटे छोटे आते हैं, चिप्स आते हैं, उन चीज़ को उससे अवॉइड करने के लिए, है ना। सो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पर गियर की तुलना में हेलिकल गियर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है। तो देखो आपका स्पर गियर की तुलना में जो हेलिकल गियर होता है, हेलिकल गियर में क्या होता है ना, हाई स्पीड होता है और साथ में उसमें साउंड जो होता है ना, साउंड नहीं आता है ना। तो वही चीज़ आएगा कि सुचारू और शांत संचालन में आपका हेलिकल गियर का उपयोग किया जाता है। और इसी का पूछा है, स्पर गियर के कंपैरिजन में हेलिकल गियर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है। तो हेलिकल गियर में क्या होता है, साउंड नहीं आता है और बहुत ही सुचारू रूप से चलता है ना। तो तीसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि वार्म गियर में जो होता है अग्रता कोण क्या होता है। ये आपका होता है वार्म गियर और वार्म स्टार्ट, है ना। इसमें आपका अग्रता कोण क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो इसमें आपका एक दूसरे के जो है ना, ये आपके एक दूसरे के लंबवत दिख रहे होंगे, तो वही आपका कुंडलित स्पर्शिका और वार्म कुंडलित कोण का पूरक के अक्ष में लंबवत तल के बीच का कोण होता है ना। तो थर्ड जो है आपका राइट आंसर है। कुंडलित स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा और ये आपका वार्म व्हील हो जाएगा यहाँ पे, है ना, के अक्ष के लंबवत तल, ये एक दूसरे को लंबे 90 डिग्री पे कर रहे हैं। बीच का जो कोण होता है ये या फिर ये आपका होता है अग्रता कोण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच CNC स्ट्रेटेजी कैन हेल्प reduce टूल ब्रेकेज ड्यू टू प्रोग्राम रिलेटेड एरर, है ना। सो प्रोग्राम रिलेटेड एरर होने के बाद भी आपका जो टूल होता है उसको टूटने से बचाने के लिए कौन सा CNC का स्ट्रेटेजी जो होता है इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसमें जो होता है सिमुलेट द प्रोग्राम बिफोर एक्चुअल रन। तो जो भी आपका एक्चुअल रन होगा उससे पहले जो आपका प्रोग्राम है उस चीज़ को सिमुलेट करना होता है, जिससे आपका जो भी उसमें टूल टूटने के बाद भी जो होता है ना, या फिर प्रोग्राम एरर होने के बाद भी जो है टूल को टूटने से बचाया जा सकता है ना। तो आपका सिमुलेट करना होता है प्रोग्राम का, जो एक्चुअल मतलब रनिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ सारा कुछ देख लेना होता है कि सही है या नहीं है ना। चौथा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आता है 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर इंस्पेक्टिंग फिनिश्ड सिलिंड्रिकल कैम विच अप्रोच ऑफर्स द मोस्ट थ्रू ज्योमेट्रिक वैलिडेशन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा अप्रोच जो होता है ज्योमेट्रिक वैलिडेशन में ऑफर किया जाता है, जो कि मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपका सिलिंड्रिकल रैम जो होता है उसको मतलब इंस्पेक्ट किया जाता है, फिनिश हुआ नहीं हुआ, है ना, फिनिश। तो सिलिंड्रिकल जो कैम होता है उसको इंस्पेक्ट मतलब वो फिनिश हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए जो होता है, जो अप्रोच लगाया जाता है आपका ज्योमेट्रिक वैलिडेशन, वो आपका 3D का होता है। फुल 3D स्कैन किया जाता है ना। CMM जो होता है, CM सैम्पलिंग ऑफ द इंटायर ग्रुप सरफेस, उससे चेक करके जो होता है या इंस्पेक्ट किया जाता है ना कि ये फिनिश है या नहीं है। उसके लिए ये होता है फुल 3D स्कैम, सॉरी स्कैम कह रहा हूँ, स्कैन और CMM सैम्पलिंग होती है ऑफ द इंटायर ग्रुप सरफेस। थर्ड जो आपका राइट आंसर है। इसी से हम जो होता है जो सिलिंड्रिकल कैम होता है वो फिनिश है कि नहीं उसको हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ज्योमेट्रिकल वैलिडेशन मेथड होता है ये फुल 3D स्कैन और CMM सैम्पलिंग ऑफ द इंटायर ग्रुप सरफेस, है ना। थर्ड जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि जो परिष्कृत प्रवेदन टूल है, मतलब फिनिश बोरिंग टूल जो है उसकी कौन सी विशेषता मुख्य रूप से छिद्र के पृष्ठ की परिष्कृत गुणवत्ता निर्धारित करती है। तो जो बोरिंग टूल होता है ना उसका पूछ रहा है, बोरिंग टूल का कौन सा जो पृष्ठ होता है मुख्य रूप से छिद्र के पृष्ठ की परिष्कृति गुणवत्ता निर्धारित करती है। तो आपका टूल के बारे में पूछ रहा है, तो टूल में जो होता है नोज रेडियस होता है, जिससे हम क्या करते हैं जो भी आपका पृष्ठ है, होल का जो सरफेस है उसको जो गुणवत्ता होती है उसको निर्धारित करती है ना। सो पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि अनुक्रम में बॉटमिंग टैप किस लिए आवश्यक होता है। सो बॉटमिंग टैप के बारे में पूछा है कि जो अनुक्रम होता है उसमें बॉटमिंग टैप जो होता है मतलब सबसे निचले वाला जो होता है
वो किस लिए आवश्यक होता है उसके बारे में होता है। तो इसमें जगह टैप में देखोगे ना 3 तरह का होता है, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप या बॉटमिंग टैप। या फिर फर्स्ट को जो बॉटमिंग टैप जो होता है इसको प्लग टैप भी बोलते हैं, जो कि आपका ब्लाइंड होल को बनाने के लिए जो है जनरली इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें ना नीचे आपको दिखेंगे एक या दो थ्रेड जो होते हैं, एक उसमें थ्रेड कम बने होते हैं जिसके कारण वो थ्रेड बना है। सो बॉटमिंग टैप का जनरली इसमें आपका टैपर लीड होता है, जिसमें अलग अलग आपका होता है, जिसमें आपका एक 120 डिग्री का एंगल भी बनता है। तो इसमें ऐसे जनरली पूछ रखा है, अनुक्रम के बारे में पूछा है ना। तो ये आपका ब्लाइंड होल के नीचे तक पूर्ण थ्रेड को पूरा करने के लिए जो होता है बॉटमिंग टेप का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो बॉटमिंग टेप जो होता है उसमें पूरे नीचे तक आपके थ्रेड बने हुए होते हैं टैप में। बाकी जैसे आओगे फर्स्ट स्टेप में आओगे उसमें आपको पूरा नीचे तक नहीं मिलेगा, सेकंड में जाओगे उसमें भी नहीं मिलेगा, बॉटमिंग में पूरा मिलता है ना। 4 नंबर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द पिच डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड इज डिफाइंड द डायमीटर ऑफ द। तो इसमें जो पूछा है कि स्क्रू थ्रेड जो होता है, स्क्रू थ्रेड में जो पिच डायमीटर होता है किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो पिच डायमीटर जो होता है स्क्रू थ्रेड में, ऐसे जैसे हम स्क्रू बना दिए हैं, है ना ये, और यहाँ जो होता है ना ये बीच में जो होता है ये आपका पिच डायमीटर होता है ना। तो ये स्क्रू थ्रेड में किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो इसमें इमेजिनरी सिलिंड्रिकल विद थ्रेड थिकनेस इज इक्वल टू स्पेस थिकनेस। तो ये आपका 4 नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाकी बीच में जैसे दे रखे हैं रूट ऑफ द रूट में नहीं होता है, क्रेस्ट में भी नहीं होता है ना, ये मेजर होता है, और जो रूट में होता है वो आपका माइनर होता है ना। तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गए। सिलिंड्रिकल पासिंग थ्रू माइनर डायमीटर, ये भी आपका माइनर का नीचे वाला पूछ रहा है, रूट वाला, तो ये भी रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, तो ये आपका सही हो जाएगा 4 नंबर जो है। क्योंकि पिच डायमीटर जो होता है, कोई भी स्क्रू थ्रेड बनता है, स्क्रू थ्रेड बनता है, तो इसमें आपका बीच वाला जो होता है ये आपका पिच डायमीटर होता है ना। तो वही आपका इमेजिनरी लाइन पर थिकनेस थ्रेड थिकनेस इज इक्वल टू स्पेस थिकनेस है ना। तो ये आपका होता है 4 नंबर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे जो है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, जो कि आपके 20 क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के। सो इसमें देखते हैं। सो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है, इसमें इतना लंबा ना पढ़ के हम सीधा ऐसे जनरली देखते हैं कि 13 लीजिए, यहाँ पे हम है ना पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं एक नोट में जो लिखा हुआ है वही चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि इसमें देखो युग्म दिए हुए हैं, संख्या युग्म दिए हुए हैं। पहली संख्या निश्चित संख्या की संक्रिया के द्वारा प्राप्त की गई है, की जाती है, उस संख्या का युग्म चयन कीजिए जिसमें संख्याएं जो है उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार से निम्नलिखित संख्या युग्मों की संख्याएं संबंधित है। जैसे 101 है, इधर ही आपका 91 90 है ना, मतलब इसमें 11 का डिफरेंस है। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में भी 11 का ही डिफरेंस है। तो अब अगला जो है 11 का ही डिफरेंस ढूंढना है, तो इसमें आपका पहले वाले में ही 11 का डिफरेंस है। बाकी इसमें दिखते हैं, इसमें आपका 12 का है, इसमें आपका 10 का है, और इसमें जो है 12 का है ना। सो सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तो इसमें आपका फॉलो कर रहा है 11 का डिफरेंस है ना। तो पहला जो आपका सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। जैसे इसमें बोला है कि कुछ केले अमरूद हैं ना, कुछ केला ले लेते हैं, बनाना हो गया, कुछ बनाना जो है वो गुआवा है, अमरूद है, सभी सेब जो है वो अमरूद है, मतलब एप्पल ले लेते हैं जो कि सारे एप्पल जो हैं वो अमरूद है ना। अब सभी अमरूद सेब हैं, ये सारे हो सकते हैं क्या? कोई चांस ही नहीं है। कुछ केले सेब हैं, कुछ बनाना जो है सेब है, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, सॉरी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों के दोनों जो है अनुसरण नहीं करते हैं। यही आपका 4 नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखो जब तक आप ये फिगर ना बना पाओ ना, तब तक आप इन चीज़ों को फिगर बनाओ पहले, फिगर बनाने के बाद आपको जो ये कंक्लूजन दिए हुए हैं, निष्कर्ष दिए हुए हैं उसको करो। देखो सभी अमरूद सेब हैं, तो हमने गुआवा का दे दिया है ना। देखो एप्पल ऑलरेडी सारे के सारे थे, तो ये उल्टा नहीं हो सकता है ना, इसलिए इसको नहीं है। ठीक है, तो कुछ केले सेब हैं, कि कुछ ही केले जो हैं वो गुआवा हैं, तो वो सेब कैसे हो जाएंगे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा ना। चौथा नंबर जो है ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि एलिस के पास जो है 5,075 रुपये की धनराशि को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर निवेश करती है। किस वर्ष यह धनराशि दोगुनी हो जाएगी? जो ये 5,075 रुपया है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने, मतलब किस वर्ष जो है ये दोगुनी हो जाएगी उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो इसमें हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फार्मूला होता है, अमाउंट का निकालना है ना, कि क्योंकि दोगुना करना है ना,
तो दोगुना होने में इसको कितना टाइम लगेगा उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो इसमें जैसे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका 14 होता है तो इतना टाइम हो जाएगा। और ये टाइम है बेसिकली, ये 14 वाला 14 वर्ष का, ये 15 वर्ष का। यदि इसके करीब आ रहा है तो 15 साल का हो जाएगा, इसके करीब आएगा तो 14 साल का हो जाएगा ना। वही हमने चेक करना है। आंसर तो दिया हुआ है 15 वर्ष का, है ना। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। सो ए अमाउंट इज इक्वल टू लगा देते हैं पी इंटू 1 + r/n, है ना। यही चीज़ लिखा हुआ है। सो हम इसमें आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ना दोगुना हो जाएगा, है ना। तो अमाउंट इज इक्वल टू, एक मान लेते हैं 2p हो जाएगा। प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाएगा, अमाउंट का जो अमाउंट दिया हुआ है उसका प्रिंसिपल दोगुना हो जाएगा, है ना। सो हमारा अमाउंट इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इसको बराबर कर देते हैं। p इंटू 1 + r/n इज इक्वल टू 2p हो जाएगा, है ना। सो p से p कट जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 1 + r/n हो जाएगा, है ना। रेट हमारा दिया हुआ है 5%। 2 इज इक्वल टू 5% दिया हुआ है ना। मतलब ये 5% का मतलब हो जाएगा 5/100, है ना, इज इक्वल टू 0.05 हो जाएगा। तो 1 + 0.05 कर देते हैं, है ना। टाइम जो है, टाइम को पता नहीं है हमारा, तो एन ही कर देते हैं ना, क्योंकि टाइम ही तो निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.005 हो गया, है ना। पावर एन हो जाएगा। तो 1.05 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है ना। तो चूंकि हमारा ये जो है ये 2 टाइम्स आ रहा है, किस में आ रहा है, इसके करीब में आ रहा है, तो ये 15 वाला, क्योंकि ये 2 से कम है ना, तो ये 15 वाला हो जाएगा। तो यहाँ एन इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे 15 हो जाएगा। एन बराबर जो है, एन बराबर 15, है ना। और यही एन जो है, एन बराबर निकल गया, तो यही आपका अमाउंट जो है डबल हो जाएगा, है ना। सो 15 हो जाएगा। एन इज इक्वल टू जो 15 आया ना, यही आपका टाइम है, 15 वर्ष। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। सिंपल है, आपका अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। अमाउंट हमारा दोगुना कितने दिन में हो जाएगा, एक पहला ये ले लो और एक ये ले लो, है ना, दो चीज़ बन गए। अब इसमें तुम बैठा दो इसको, अमाउंट का फॉर्मूला ये जो है इसकी जगह पे बैठ गया। 2p पी से p कट गया, और दो बराबर 1 + r पावर n हो गया घात में, है ना, दो बराबर। फिर इसको r का वैल्यू रेट पर दिया हुआ है 5%। 5% को मैंने चेंज किया तो ये हमारा आया 0.05, है ना। इसको लगा दिया, फिर ऐड कर दिया, तो ये आपका आ गया इतना, है ना। फिर उसके बाद इसका वैल्यू देखते हैं, 1.05 का जो वैल्यू है वो आपका सारा कुछ सेम आ रहा है ना। इधर 2 पॉइंट के बाद आ रहा है, तो 2 का 2 हम मान लिए। 1.05 इधर हो गया, तो एन रह रहा था, एन की जगह यहाँ पे 15 लिखा है। एन ही जो होता है यही आपका टाइम होता है ना, तो एन इज इक्वल टू 15 साल हो जाएगा। सो तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 1200 रुपये अंकित करता है, उसे 20% की छूट पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। 20% का छूट लगा दो, तो 1200 पे 20% मतलब 1/5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 240 रुपये छूट देता है। किस पे देता है, 1200 पे। तो 1200 पे जो है 240 रुपया माइनस कर दो आप, 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 11 में 9 हो जाएगा, 960 रुपया आएगा, है ना। चौथा जो आपका सही उत्तर है। छूट का मतलब क्या होता है कि आप उसको घटा के दे रहे हो, है ना। किसी एक अमाउंट पे, किसी प्रिंसिपल पे उसको उतने परसेंट का छूट देना, वही होता है। सो 5वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि ऋषि अपनी कक्षा में 9वें से जो है, नीचे से 9वें स्थान पे है ना। और ऊपर से जो है मतलब ये आपका 13वें स्थान पे है। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, है ना। ऊपर से देखो ये 13वें स्थान पे, नीचे आपका 9 है। ये जो है ये कॉमन है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 13 + 9 - 1 करेंगे। 13 और 9 देखते हैं, तो 22 - 1 बराबर 21 हो जाएगा, है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयताकार बॉक्स के कोर जो है जिसमें 2 3 5 के अनुपात में है, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बॉक्स का आयतन कितना होगा उसके बारे में पूछा है ना। सो हम इसको ले लेते हैं। ये बॉक्स है ना, आयताकार बॉक्स, मतलब आयताकार ये नहीं है, इसको घनाभ बोलने का है ना। आयताकार बॉक्स ये है जिसमें इस तरह का बनेगा ये, है ना, इस तरह का मान लो, ठीक है। जिसमें से आपका 5 ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो घनाभ का, वो आपका होता है 2 × LV × HL ये आपका 558 हो जाएगा। सो इसको 2 3 5 लिख रखा है, उसको हम करते हैं 2x 3x और 5x कर देते हैं ना, जिससे हमारा निकल के आएगा। सो LB मतलब ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा। 2 × 6x² प्लस 5 × 15x² प्लस 5 दूनी 10x² है ना, इज इक्वल टू 558। इसको 2 से काट दो तो ये हमारा कट जाएगा कितने में, 2 250, 250 दूनी 500 हो गया, और ये आपका 29 हो गया। 500 279 के करीब आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? चलो बाद में एक साथ ही कर देते हैं ना, इसको 2 ही रहने देते हैं। तो इसको जोड़ देते हैं, 15 6 21 हो गया, और 21 10 31 x² हो गया है ना, और ये 2 करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 62 हो जाएगा है ना। ओके, x² इज इक्वल टू 558 डिवाइडेड बाई 2 × 31 कर देते हैं। ये आपका 2 से काट देता हूँ, तो इसको 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 9 18 है ना। ये आपका 3 9 27, 9 बार में कूद गया, तो x² इज इक्वल टू 9 आ गया, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा है ना। √9 होगा ना, तो ये आपका x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अभी x इज इक्वल टू 3 आया ना, तो हम इसका निकाल देते हैं। 2x है तो मतलब ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा है ना, और ये जो है ये आपका 15 हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम के लिए आपका तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना आयतन में, तो 15 × 9 × 6 वॉल्यूम निकालते हैं, तो ये आपका L × B × H होता है ना। सो 6 × 9 × 15, इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आपका 15 9 होता है 135 × 6, 6 × 135 है ना। 6 × 5 0, 6 18 हो गया, और 3 21, 6 का 6 और 2 8 है ना, तो 810 आया। तो वही आपका 810 दिया हुआ है, तो चौथा नंबर जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 7 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है कि कौन सा अनुपात जो है सबसे छोटा है। ये अब अनुपात दिया हुआ है, एक एक ये अनुपात है, एक ये अनुपात है, एक ये है और एक ये है। इसमें से पूछा है कि सबसे छोटा जो अनुपात है वो कौन सा है। तो सबका निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा अनुपात जो है वो सबसे छोटा है। तो जैसे सबसे पहले हम आते हैं, इसमें आते हैं 3 3 9 1 10, 10/3 है ना, 10/3 अनुपात में 4 दूनी 8 1 9/2 है ना। इसमें 4.5 ये तो दिया हुआ है, इसको निकाल पा रहे 13 13/4, और 5 5 25 2 27/5 है ना। ये तो हमारे दिए हुए हैं ना, तो इसमें जैसे निकालते हैं 3 3.33 आ जाएगा ना। ये आपका आ जाएगा 8 4.5 है ना। इसको यदि डिवाइड करते हैं हम, ये तो ज़्यादा ही आ रहा है ना, इसमें ज़्यादा मतलब इन्हीं इसमें निकालने हैं 3 पॉइंट, ओके। इसका अनुपात निकालते हैं, सबका एक एक करके अनुपात निकालते हैं ना, तो ये कट जाएगा एक्चुअली है ना। थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ ना, 10/3 है, और इसको ले आता हूँ 2/3, 20 20/27 है ना। इसको ले आता हूँ 5 को 20, 13 5 65, 81, इसमें निकालता हूँ, इसमें तो ऐसे निकल जाएगा हाँ। ये तो आ जाएगा आपका 0.818 आ जाएगा, और ये जो है ये आपका 0.75 आ जाएगा ना। इसमें निकालते हैं तो एक तो आपका आ जाएगा 0.7 है ना,
तो ये आपका 200 हो गया। तो 270, 200 जीरो लगा देते हैं तो 2000 हो गया है ना। 7 बार से ज़्यादा आ रहा है, इसमें निकालते हैं। सो पॉइंट लगाते हैं तो 650 आ जाएगा। ये 5 आ रहा है, 5 के बाद फिर कटेगा ना, 8×5 = 400, 8×6 = 48, 8×7 = 56। मिस्टेक है, गलती है क्या? 5×5 = 25 तो 27। 4×3 = 12, 13×5 = 65। जीरो आ गया है ना। 0.27, 20 सते 20 छक्का 120, 7×6 = 42, 20 सते 140, 7 सते 49 है ना, 0.7 आएगा। इसको काटता हूँ। तो जी पॉइंट लगा दिया तो 650 हो गया। 8×5 = 400, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 8×8 = 64। ये भी 7 आ रहा है ना। ये 8 बार में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग से ये बन रहा है ना, ये वाला आ रहा है। बाकी आंसर जो है इनने दे रखा है, कुछ मिस्टेक हो रखा है, हो सकता है। बाकी आंसर यही है आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 4% वार्षिक ब्याज दर की दर से 8 वर्षों में 1560 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो बेसिकली एस आई निकालना है। इसमें एस आई क्या होगा, P/R/T/100 हो जाएगा, है ना। इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। तो इसमें जो निकालने बोला है, ये मूलधन निकालने बोला है। ये 1560 जो है ये आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है ना। ये आपका साधारण ब्याज हो गया, ये एस आई हो गया, ये टाइम हो गया, ये आपका रेट हो गया। फार्मूला जो होता है एस आई का, वो आपका होता है P/R/T/100 होता है ना। एस आई हमारा दिया हुआ है 1560, बराबर पी का पता नहीं है, रेट जो है वो 4% है, टाइम जो है 8 साल है, और अपॉन में 100 है ना। इसको काट देते हैं, ये 25 बार में चला गया। इसको काट देते हैं, 8×1 = 8, 7 रह गया 76, 8×9 = 72, 4 रह गया, 8×5 = 40। इसको मल्टीप्लाई करो 25 से। P = 195 × 25। 25 हो जाएगा 125, 12 रह गया है ना। 25×9 हो गया आपका 225, और 12 237, मतलब ये आपका 23 हो गया। रिमाइंडर 25 और 23 48 हो जाएगा। 4875 जो है ये आपका प्रिंसिपल आएगा। चौथा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। तो सीधा आते हैं हम कि कुछ नारियल जो है वो गेंद हैं, कुछ जो है कोकोनट वो आपके बॉल हैं, और सभी गेंद जो हैं वो लिपस्टिक हैं। तो ये ऐसे बन जाएगा। ये आपका लिपस्टिक है। कुछ नारियल लिपस्टिक हैं, कुछ नारियल जो है लिपस्टिक हो सकता है, क्योंकि कुछ जो है वो आपके बॉल है ना। तो पहला जो है आपका सही उत्तर है। सभी लिपस्टिक गेंद हैं, तो सभी लिपस्टिक गेंद ना, अपोजिट नहीं हो सकता है कभी भी, है ना। जो चीज़ एक बार स्टेटमेंट में आ गया कि ये बॉल जो है सारा का सारा लिपस्टिक है, तो सारा लिपस्टिक बॉल, ये पॉसिबल नहीं है ना। सो पहला जो आपका सही उत्तर है, खाली केवल एक निष्कर्ष करता है ना। ये आपका चौथा नंबर जो है आपका सही उत्तर है, ये नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 10 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है एक्स और वाई वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:4 है ना। इसमें जैसे देखते हैं तो यदि एक्स जो है किसी एक व्यक्ति एक्स को बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है, और उसे वाई को बेचकर 30% की हानि, संपूर्ण लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत निकालना। ये थोड़ा लंबा बनेगा, तो इसमें कर देते हैं, कोई बात नहीं है ना। सीपी दोनों का निकाल देते हैं। एक का सीपी जो है एक्स का आपका 3 है, सीपी जो है वाई जो है वो आपका 8 है ना। इसको मान लेते हैं 3K, और के कांस्टेंट है, और 8K मान लेते हैं ना। तो टोटल जो हमारा सीपी हो जाएगा वो आपका 11K हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ देंगे तो 11K हो जाएगा। अब एक्स का निकालते हैं। एक्स का जो है 25% लाभ यहाँ पे कमा रहा है ना। तो वस्तु एक्स जो होता है उसका ये लाभ अर्जित करता है 25% है ना। तो एक्स को क्या करते हैं 25% पे लाभ का कर देते हैं ना, लाभ पे बेचता है ना, लाभ पर लाभ अर्जित करता है। तो 25% का इसमें निकाल देते हैं। तो ये किस पे है, एक्स पे है ना। तो 3K, और ये 25% का मतलब जो है 25
बटा 100 हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा ना, 0.25 हो जाएगा। तो ये हमारा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, प्लस कर दिया मैंने। तो ये 25 या 75, तो 0.75 हो गया ना, 0.75 के हो गया है ना। सेम जैसे हम इसमें निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे। ये हमारा सीपी हो गया है ना, सीपी एक्स हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, एसपी निकाल देते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। तो ये आपका 0.75 हो गया। सी पी एक्स जो है ये आपका आ गया, सी पी एक्स होता है मतलब कॉस्ट प्राइस में एक्स का हो गया। और साथ ही इसमें जो है हम जोड़ जोड़ देंगे थोड़ा सा। सी पी एक्स जो है ये वाला आया है ना, हाँ सी पी एक्स हो गया। ओके 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 ओके, हाँ सी पी एक्स प्लस में यहाँ जो हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू आया, पी एक्स का वैल्यू आया, उसको फिट करते हैं। तो ये हमारा पी एक्स आ जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, सी पी एक्स हो गया। सो ये जो है 3 है ना, 3 के प्लस ये जो हमारा है 0.75 के आया है ना, 3.75 के हो जाएगा। सेम तरीके से हम इसका निकालेंगे, तो इसमें हम सीधा पुट कर देते हैं इसी चीज़ को। 30% का हानि हुआ है ना, हानि मतलब वो आपका 30% मतलब 70/100 हो जाएगा है ना, सॉरी 30% का हानि हुआ है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ जैसे हमने करा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका ए, उसका दूसरे वाले का निकाल देते हैं। तो दूसरे, ये फर्स्ट वाला केस हो गया है ना, ये दूसरे वाले पे निकालते हैं। तो उसमें आपका जीरो डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं ना। एक यहाँ 3 था, तो यहाँ पे आपका 8 के हो जाएगा। और ये 25% का लाभ था, वो 30% का लॉस है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.3 से है ना। 3 0 8 24 2.4 के हो जाएगा। अब इसको सेम यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी निकाल देते हैं ना। सेलिंग प्राइस जो है वाई का निकाल देते हैं ना। सो सी पी एक्स हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, 8 के प्लस ये वाला 2.4 के हो जाएगा। तो ये आपका 10.4 के है। तो टोटल इसमें हम अब टोटल एस पी भी निकाल देते हैं। सर ये कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, सर ये जो है माइनस में है ना, क्योंकि ये 30% का हानि है ना। सो 8 के में हम 2.4 निकालेंगे, तो ये आपका 5.4 आ जाएगा ना। 5.6 हो जाएगा, 5.6 के हो जाएगा है ना। अब टोटल एस पी निकाल देते हैं। तो टोटल आपका एक आपका आ गया 3.7 के और एक आ गया 5.6 के है ना। तो एस पी एक्स जो है 3.575 है ना, 3.75। और एस पी वाई जो आया ये आपका 5.6 के आया है ना। तो एस पी हम टोटल निकाल देते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं है ना। 5 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा। ये टोटल एस पी हो जाएगा, एस पी हो जाएगा है ना, 9.35 के। अब टोटल हम क्या करते हैं, लॉस या प्रॉफिट वो निकालते हैं। तो हम टोटल लॉस प्रॉफिट का यहाँ पे जैसे देखते हैं, तो हमारा ये टोटल में पहले आते हैं। तो इन दोनों को मिला के टोटल जो होता है 11 के होता है। और अभी जो हमारा आया है वो 9.35 का है। दैट मीन्स ये लॉस आया है ना। और लॉस कितने का है, तो यहाँ पे लॉस निकाल लेते हैं, टोटल लॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो मतलब ये 11 के माइनस 9.35 के, तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा, इसमें करते हैं 5 6 1.65 के आ गया है ना। ये लॉस में आ गया, टोटल लॉस में आ गया। ये लॉस प्रॉफिट में निकालें तो ये हमारा लॉस में आया एक्चुअली। तो लॉस, तो अब यहाँ पे हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंट मतलब लॉस, लॉस जो होता है टोटल लॉस, हमारा टोटल लॉस हो जाएगा, टोटल लॉस डिवाइडेड बाई सी पी हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा है ना। टोटल लॉस जो है वो आपका ये वाला टोटल लॉस है, तो 1.65 के हो जाएगा। और सी पी जो हमारा हो जाएगा ये टोटल वाला हो जाएगा, टोटल सी पी 11 हो जाएगा, 11 के मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं ना। तो इससे हम इसको उड़ा देते हैं, तो मतलब 1.165/11 कर दिया है ना। ये आपका 15 आ जाएगा। तो लॉस परसेंट जो है वो 15% का है ना, लॉस परसेंट जो है वो 15% का है। तो वही आपका है, तीसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि यदि 2 4 2 8 8 6 है ना, किसी ऐसी छः छः अंक की संख्या जो 9 से विभाज्य हो, तो ए का मान कितना होगा।
इसमें आप पुट करना है एक्चुअली, ठीक है। तो 5 लगा देते हैं, सिंपल आ जाएगा। 2 4 2 8 6, ए की जगह पे क्या करते हैं 5 लगा देते हैं ना। 9 से काट देते हैं, तो 9 से सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 बार में देते हैं, 9 दूनी 18, 6 बच गया 2, 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54, यहाँ पे बच गया आपका 8, फिर आपका 8 आ जाएगा, 9 9 81, 7 आ गया, 5 बैठा दिया है ना, 9 7 9 72, 3 रह गया, ये 6 आ गया है ना, 9 चौका 36, 5 जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। देखो सबसे पहले सब में आना है ना, पहले में जैसे हम आते हैं तो क्या किया है, 6 को मल्टीप्लाई किया है 6 से और साथ में 3 जोड़ा है, मतलब इसका आधा जोड़ा है ना। चौथे में आते हैं 8 का स्क्वायर किया, 8 गुना 8 और प्लस में 4 किया है, मतलब इसका हाफ किया है, हाफ जो है हाफ करके जोड़ दिया है ना। सेम इसमें करते हैं, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 4 का आधा जो होता है वो 2 होता है, तो 18 हो जाएगा। तो पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई आप सिंपली कर सकते हो, 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, हाँ। तो 14 गुना 7 बटा 4 हो जाएगा, इससे काट दो आप, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो 49 बटा 2 हो गया ये, प्लस माइनस कर दो इसको, 2 रह जाएगा है ना, +2। कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा है। ओके, इसको ऐसे नहीं करते हैं ना, 98 कर देते हैं, 98 ऐसे आएगा तो वही आएगा है ना। ये आपका देखो 49 आ गया, ये आ गया है ना, 2 ले लो, ये 49 आ जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, मतलब 53/2 आया है ना। ऑप्शन में कोई है नहीं, इसका डबल कर देते हैं तो ×2 तो 106 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा है ना। सेकंड जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, 7 बॉक्स है ना, ऊपर की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसे हैं मुख करके, टोटल 7 लोग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 है ना। लेकिन जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो, एच के ऊपर एक के ऊपर एक है ना, ये थोड़ा गलत बना दिया। एक्चुअली इसका बनेगा एक के ऊपर एक, मतलब इस तरह से बनेंगे 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। एच के ऊपर केवल जी रखा है ना, तो मतलब एच यहाँ पे है और जी यहाँ पे है। एच और एन के बीच केवल एच और एन के बीच केवल जे रखा है, एच और एन, एन मतलब यहाँ पे होगा, इसके बीच जे रखा हुआ है ना। सी के नीचे केवल ए रखा हुआ, मतलब ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। एन के ऊपर कितने बॉक्स हैं, मतलब यहाँ पे ऊपर पूछ रखा है, जनरली यहाँ इसको बैठाने की भी लोड नहीं है, बैठा सकते हैं, बैठा देते हैं। कौन सा यहाँ पे मिसिंग है, ए हो गया, सी हो गया, जी हो गया, एच जे एन भी हो गया, आर नहीं है, आर यहाँ पे ना। इसके ऊपर पूछ रखा है कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3, पहला जो आपका सही उत्तर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति हैं यहाँ पे, ओ पी क्यू आर एक्स डब्ल्यू वाई है ना, तो ये उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5, 3 2 5 6 7, 7 लोग हो गए, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर है ना। पी और ए ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं ना। ओ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में वाई बैठा है, क्यू के दाईं ओर कोई और नहीं बैठा है, तो क्यू सबसे राइट साइड हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। क्यू और वाई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब वाई यहाँ पे है, 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ये भी हो गया। डब्लू के ठीक दाईं ओर पड़ोस में एक्स बैठा है, आर के एक्स के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। पी और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं ना, तो यदि मैं पी को यहाँ रखता हूँ और ओ को यहाँ रखता हूँ तो 3 हो जाते हैं, ठीक है। ओ के ठीक बाईं और पड़ोस में वाई बैठा है, चलो ये भी सही है। क्यू के ठीक दाईं और कोई नहीं बैठा है, ये भी सही है। क्यू और वाई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी सही है। डब्लू के ठीक दाईं और पड़ोस में एक्स बैठा है, मतलब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे डब्लू है, बचा हुआ कौन रह गया, एक आर रह गया है ना, आर यहाँ पे बैठा है। तो आर और एक्स के बीच में, इसके और इसके बीच में 2 लोग बैठे हैं ना, यही पूछा है, तो आपका तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, इसमें आपका 16 नंबर क्वेश्चन जो है, सॉरी, इसमें क्वेश्चन जो है आपका किसी पाइप ए है जो टंकी को खाली करने में 13 घंटे, सॉरी,
ए किसी टंकी, खाली टंकी को अकेले 13 घंटे में भर सकता है, मतलब ए जो है वो 13 घंटा लगता है किसी टंकी को भरने में, और पाइप बी जो है उसी टंकी को अकेले 38 घंटे में भरता है ना, बी जो है वो 38 घंटे में भरता है। दोनों पाइपों को एक साथ चलाने पर टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, आधा भाग भरना है। तो दोनों का जैसे हम निकालते हैं एलसीएम है ना, 13 और 38 का है ना। सो 13 और 38 का यदि निकालते हैं तो ये तो एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मल्टीप्लाई में आएगा वही आएगा। हाँ, तो 13 × 8 = 104 होता है। ओके, 13 × 8 = 104 हो गया, बच गया कितना, 10, 13 × 3 = 39 और 10 × 49, 494 हो गया है ना। इसकी इफिशियंसी जो निकल के आएगी वो आपका 38 निकल के आएगी, और इसका जो निकल के आएगा इफिशियंसी वो 13 निकल के आएगा है ना। अब ये क्या कह रहा है, आधा आधा भरने के लिए कह रहा है ना। ये तो पूरा हो गया ना, कितना समय में लगेगा आधा टंकी भरने में, तो पूरा जैसे ये हो गया टोटल कितना लीटर का, 494 का। अब इसका आधा करना है तो 247 मान ले है ना। अब 247 को भरना है, इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 38 और 13 को दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, तो 38 और 13 हो जाएगा आपका 51, चारों के बेस में 51 है ना। तो 51 को तो 4 × 4 = 200 है ना। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 4 51, 51 × 4 हो जाएगा, 50 × 200, 204, और ये 43 हो जाएगा। ठीक है, पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन से ही आके सीधा कर देता हूँ मैं है ना। 14 है, 8 है, 224 है ना। इसमें 16 है, 9 है, 288 है। सो इसमें देखते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई किया है, 14 × 8 करते हैं तो ये हमारा 112 आता है ना, और इसको मल्टीप्लाई किया है 2 बार से, तो ये हमारा आया 224। क्या सेम तरीके से इसमें है, इन 16 × 9 होता है 144, × 2 करते हैं तो 288। हाँ सेम है, ऐसा ही देखना है। तो इसमें हम देखते हैं 15 × 8 क्या होता है, 120 × 2 240 है ना। सो पहला जो है ये राइट आंसर है। बाकी इसमें आते हैं तो 18 दाएँ 180 दूना 380 नहीं होता है, 17 दाएँ 170, 187 दूना 372 नहीं होता है, 13 12 है जो होता है 162 होता है, 13 × 1 = 126, 13 दाएँ 130, और 156, 156 दूनी 322 नहीं होता है। तो पहला जो है आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी सेम तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा है। देखो 12 है, ये 12, 169 है, देन 79 है, देन 358 है ना। तो ये तो लग रहा है कि डबल मल्टीप्लाई किया है ना, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, 1 दूनी 2 और 1 3। हाँ, ये तो डबल मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसको क्या किया है, 12 × 13 का स्क्वायर है एक्चुअली है ना, ये 13 का स्क्वायर है, और ये 12 × 12 × 1 किया है ना। तो सेम में आते हैं तो इसको 14 × 1 कर दिया, ये 15 का स्क्वायर हो गया है ना। फिर उसके बाद यहाँ से 10 ऐड कर दिया है, सेम इसमें भी 10 ऐड किया था। फिर उसके बाद इसको डबल कर दिया है ना, मल्टीप्लाई 2 कर दिया है। तो सेम हम ढूंढते हैं, ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है, इसमें 10 जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको डबल कर देते हैं, इसमें आता है। तो यही आपका दूसरा जो है राइट आंसर है। इसमें देखते हैं 10 121, 11 का स्क्वायर है, 10 जोड़ दिया है, पर 131 दूना 276 नहीं होता है। इसमें आते हैं 12 का स्क्वायर, ठीक है, 10 जोड़ दिया है, पर ये मल्टीप्लाई करने से ये नहीं आता है। इसमें आते हैं, ये 16 का स्क्वायर तो सही है, 10 भी जोड़ा है, फिर इसको मल्टीप्लाई करने से, 2 से मल्टीप्लाई करने से 366 नहीं आएगा। सो आपका दूसरा जो है ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक्स वाई का मध्यानुपाती 8 है, एक्स और 18 का 8 है ना, वाई के मध्यानुपाती के बराबर है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, ये जो है ना बराबर है एक दूसरे से, मध्यानुपाती जो है ना वो बराबर है, ये नहीं आएगा। तो ये मध्यानुपाती कर देता हूँ मैं इसको, x × 18 = 8 × y हो जाएगा है ना। तो दोनों का रूट काट देता हूँ है ना, तो इसको x/y कर देता हूँ। पूछा एक्स का फॉर्मूला, एक्स का निकालने बोला है ना, तो मैं यहाँ पे x/y करता हूँ ना, तो ये 8/18 हो जाएगा, राइट। ये एक दिया हुआ है आपका, इसको ऐसे नहीं, एक का वैल्यू निकाल देता हूँ ना, तो y का निकाल देता हूँ मैं। सो
ये एक बारी y इज इक्वल्स टू यदि निकालता हूँ तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 18 इंटू एक्स बाई 8 है ना, 9/4, तो 9x/4 ये हमारा y का वैल्यू हो गया ना। अब इसमें पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जो दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 9x/y आया, 9x/4 आया है, 4 है, सॉरी y कह रहा हूँ, 4 इज इक्वल्स टू 26 है ना। इसको कर देता हूँ तो ये 4x हो जाएगा, 4x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 26 इंटू 4 हो जाएगा है ना। ये आपका 13x इज इक्वल्स टू 26 इंटू 4, इसको काट देता हूँ 2 से, x इज इक्वल्स टू आपका 8 आया है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, 72/4 मतलब ये 18 आ जाएगा। वाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल्स टू 8 और वाई इज इक्वल्स टू ये 18 आया। यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स का मान ही पूछ रखा है एक्चुअली, तो 8 आया है ना, तो 8 जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि 7 व्यक्ति हैं, इसमें OPQRWXY है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। पी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब पी यहाँ पे है, इसके दो दो ही व्यक्ति बैठे हैं। पी और एक्स के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब यहाँ पे एक्स होगा, 2 व्यक्ति बैठ गए हैं। आर और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे आर, यहाँ पे डब्ल्यू, या फिर यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे आर है ना। पी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डब्ल्यू बैठा है, ठीक बाईं ओर, पी के ठीक बाईं ओर, दाईं ओर या बाईं ओर, बाईं ओर कह रहा है ना, ये भी नहीं है, मतलब यहाँ पे होगा और आर जो है यहाँ पे होगा है ना। पी के ठीक बाईं ओर डब्लू बैठा है ना, वाई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में ओ बैठा है, वाई के, इसमें तो मिस्टेक गलत हो रहा है, क्वेश्चन फिगर सही नहीं बनाया ना, दोबारा देख लेता हूँ एक बारी। 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, पी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब पी यहाँ पे है, इसके इस साइड 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे एक्स हो गया, 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू देते हैं, आर को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। पी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डब्ल्यू बैठा है, सही है। वाई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में ओ बैठा है, वाई को यहाँ, यहाँ ओ को बैठा देते हैं ना। ये कौन सा रह गया, एक रह गया, ओ पी क्यू, क्यू रह गया ना। अब ये क्या पूछा है, पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये पहला दूसरा तीसरा, क्यू बैठा है तीसरे स्थान पे, पहला जो आपका सही उत्तर है। हमने सारा का सारा क्वेश्चन देख लिया। यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद कुछ भी आपको क्वेश्चन में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कुछ लंबा टाइम भी गया, 2-3 मिनट भी गए हैं, तो देखो क्वेश्चन में वही चीज़ें होती है, पढ़ना आपको कहाँ है नहीं है, टाइम कैसे कम करना है, उस चीज़ को भी ध्यान रखना है ना। सो बाकी आप बताएं वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, और जो कंटेंट है वो किस तरह का है, जो एग्ज़ाम का आपने दिया, जो देंगे आने वाले टाइम पे, ज़रूरी नहीं है बेल का देंगे, किसी और एग्ज़ाम के लिए भी देंगे, तो ये आपके क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो इन चीज़ों को आप दोबारा पढ़ें, देखें, चेक करें आपकी क्या स्कोर आ रहे हैं, है ना, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं नहीं है ना। बाकी इसमें आपको और भी सारे जो गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स आते हैं वो सारे कुछ आपको चैनल्स में मिलेंगे। बाकी इसमें हमने देखा प्रो मशीनिस्ट का जो है वेल का एग्जाम हुआ था 12 जनवरी 2026 को, इसके सारे क्वेश्चन हमने देख लिया, जिसमें सबके थ्योरी के क्वेश्चन थे, ईडी और WCS के क्वेश्चन थे, है ना, WCS और एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन हमने देख लिया। बस इतना ही है इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और लगातार आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उन चीज़ को आप पूछना भी ना भूलें। बाकी इतना ही करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।